दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स को, और ये होगा हमारा फिजिक्स यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए। और इस वीडियो की एक बहुत बड़ी खासियत होगी कि इस एक वीडियो में ही हम भौतिक विज्ञान के पहले अध्याय को ख़त्म कर देंगे। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला अध्याय है उसका नाम है विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। अब इस चैप्टर का सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा विद्युत आवेश, यानी कि यहाँ पर हमने हेडिंग दे दिया है विद्युत आवेश। अब ये विद्युत आवेश होता क्या है, विद्युत आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर हम जानते हैं। दोस्तों क्या हुआ कि अगर हम इस चीज़ को व्यवहारिक जीवन में समझें तो अगर देखे होंगे आप कि सूखे बाल को जब आप कंघी करते हैं तो कंघी करने के बाद में जब आप कंघी को ज़मीन पर लेकर जाकर कहीं या फिर किसी कागज़ के पास ले जाते हैं तो उस पर छोटे छोटे टुकड़े, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े जाकर उस कंघी के ऊपर चिपक जाते हैं। तो ये जो कारण है, इसी पर वैज्ञानिकों ने विचार किया, और विचार करने के बाद में उन्होंने कई ऐसे प्रोडक्ट लिए, कई ऐसे पदार्थ लिए, उनको आपस में रगड़ा। तो रगड़ने के दौरान जो घर्षण होता है, उस घर्षण के दौरान क्या हुआ कि उसमें क्या होता था कि आवेश का गुण आ जाता था, अर्थात उसमें वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का एक गुण उत्पन्न हो जाता था। और ये जो गुण था यही हमारा विद्युत आवेश था, अर्थात ये विद्युत आवेश के कारण हो रहा था। यानी कि क्या हुआ कि जब कोई एक पदार्थ होता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक पदार्थ है और यहाँ पर कोई ये एक पदार्थ है, मान लेते हैं कि ये एक कांच का टुकड़ा है और ये जो हमारा है ये है बिल्ली का खाल या फिर रेशम का कपड़ा मान लेते हैं। तो ये हमारा हो गया कांच का टुकड़ा और ये हमारा हो गया रेशम का कपड़ा। अब जब इन दोनों को आपस में रगड़ा गया तो रगड़ने में क्या होता है, जैसे ये जो हमारा पदार्थ है, ये जो हमारा कांच है, ये कांच में जो परमाणु, कांच क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो परमाणु की बात करें तो परमाणु की कुछ इस प्रकार से संरचना होती है, और इसके मध्य में हमारा नाभिक स्थित होता है जिसमें हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और परमाणु के बाहरी कक्षक में हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर एक खासियत होती है परमाणु की कि परमाणु हमेशा उदासीन होता है। जब उसको किसी विद्युत क्षेत्र में या फिर उसको घर्षण कराया जाता है तब वो आवेशित होता है। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब है कि जितने संख्या में यहाँ पर प्रोटॉन होगा, अर्थात यहाँ पर धन आवेश होगा नाभिक में, उतने संख्या में इस परमाणु के बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारा यहाँ पर रेशम का कपड़ा है, इसमें भी यही हाल है। बाहरी कक्ष में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे और आंतरिक कक्ष में हमारा जो होगा वो क्या होगा, धन चार्ज। अब जब इन दोनों को आपस में रगड़ा गया, तो जब इन दोनों को आपस में रगड़ा गया अर्थात घर्षण कराया गया, तो घर्षण कराने के दौरान क्या हुआ कि ये जो हमारा यहाँ पर पूरा ये कांच का टुकड़ा है, इस कांच के टुकड़े से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस रेशम के कपड़े में चले गए। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस रेशम के कपड़े में चले गए तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, अर्थात यहाँ पर धनायन की संख्या ज़्यादा हो गई। कहने का मतलब यहाँ पर समझो कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलकर इस रेशम के कपड़े में चली गई तो यहाँ पर क्या होगा कि इसके मध्य में जो हमारा प्रोटॉन अर्थात जो धन आयन है वो तो हमारा निकला नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन निकले, अर्थात यहाँ पर धन चार्ज ज़्यादा हो गए। तो कुल मिलाकर ये जो वस्तु हमारा हो गया ये आवेशित हो गया और ये धन आवेशित। तो इस प्रकार से आवेश की उत्पत्ति हुई, यानी जो विद्युत आवेश होता है उस विद्युत आवेश की उत्पत्ति हुई। तो अब हम अपने मेन टॉपिक यहाँ पर विद्युत आवेश पर आते हैं। और विद्युत आवेश के बारे में यहाँ पर हमने लिखा है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाए, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश को Q से लिखा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी पदार्थ का वह गुण, जैसे कि
कोई भी एक पदार्थ है, अब उसमें कोई एक ऐसा गुण किया जाए या कोई ऐसा कार्य किया जाए जिससे वो आवेशित हो जाए, अर्थात उसमें क्या आ जाए कि किसी वस्तु को आकर्षण करने का गुण आ जाए, यानी कि उसमें विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाए। और जब विद्युत तथा चुंबकीय गुण उस पदार्थ में उत्पन्न हो जाएगी तो यही हमारा विद्युत आवेश कहलाएगा। तो हम विद्युत आवेश की परिभाषा को समझ चुके, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाए विद्युत आवेश कहलाता है। अब ये जो विद्युत आवेश होता है इसको Q से लिखा जाता है, यहाँ पर हमने लिख रखा है Q से। अब विद्युत आवेश बराबर होता है तो Q बराबर होता है NE। अब N क्या है? N यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जैसे अभी हमने बताया परमाणु के बाहरी कक्षक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या है, N जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन है ये बताता है। और E क्या है, E इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो E का मान होता है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन में जो यहाँ पर विद्युत आवेश का मान होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये चीज़ आप यहाँ पर रट लीजिए, ये आपको बार बार क्वेश्चंस में काम आएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि N हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E हमारा इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतनी बात यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब ये जो हमारा Q है, अर्थात ये जो विद्युत आवेश है, इस विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलम। तो यहाँ पर हमने लिख दिया आवेश Q का मात्रक कूलम होता है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर विद्युत आवेश के प्रकार के बारे में बात करते हैं। दोस्तों विद्युत आवेश जो होता है ये मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर विद्युत आवेश मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, जिसमें से हमारा एक है धनावेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। अब ये धन आवेश क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया धनावेश और इसके बारे में लिखा कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वह पदार्थ धन आवेशित हो जाता है। इस चीज को उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों क्या होगा कि अगर हम एक कांच के टुकड़े को ले लें, एक कांच के टुकड़े को ले लें और उसको रेशम के कपड़े से रगड़ें। जब हम एक कांच के टुकड़े को ले लेंगे और उसको रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो होगा क्या, कांच के टुकड़े में जो परमाणु स्थित हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। इसके मध्य में यहाँ पर प्रोटॉन है, यानी कि नाभिक में हमारा धनायन है, बाहरी कक्षक में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। और रेशम से जब इस कांच के टुकड़े को रगड़ा जाएगा तो आपस में रगड़ने के दौरान क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आकर इस रेशम के कपड़े में चले जाएंगे। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस रेशम के कपड़े में चले जाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और धनायन तो निकला नहीं, अर्थात यहाँ पर धनायन की अधिकता हो जाएगी। अर्थात ये जो पदार्थ होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। यहाँ पर धन आयनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी, यानी ऋण आयनों की संख्या कम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर हम कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ें तो यहाँ पर कांच का टुकड़ा हमारा धन आवेशित हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया धनावेश। अब हम बात करते हैं ऋण आवेश पर। दोस्तों ऋण आवेश के बारे में यहाँ पर हमने लिख रखा है कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो वह पदार्थ ऋण आवेशित हो जाता है। इस चीज को भी यहाँ पर हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण क्या है कि अगर हम कोई एक एबोनाइट का छड़ लें और इस एबोनाइट के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ें तो होगा क्या। यहाँ पर जो एबोनाइट का छड़ है उसका चित्र यहाँ पर है, अर्थात उसके परमाणु की संरचना कुछ इस प्रकार से है। उसके बाद में बिल्ली का खाल यहाँ पर है। अब जब बिल्ली के खाल से इस एबोनाइट के छड़ को रगड़ा जाएगा तो जब आपस में इसको रगड़ा जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि बिल्ली के खाल में से इलेक्ट्रॉन आकर इस परमाणु में यानी इस एबोनाइट के छड़ में प्रवेश कर जाएगा। तो जब इस एबोनाइट के छड़ में बिल्ली के खाल में से इलेक्ट्रॉन आकर प्रवेश कर जाएंगे तो होगा क्या, यहाँ पर होगा कि ये जो परमाणु है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस बिल्ली की खाल से।
तो एवोनाइट के क्षण में जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर रेडायनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी इस धनायनों की अपेक्षा, अर्थात यहाँ पर धनायन तो आया नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन आया। तो इलेक्ट्रॉन जब आया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर रेडायनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, अर्थात ये जो हमारा एवोनाइट का क्षण है, ये एवोनाइट का क्षण ऋण आवेशित हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये हमारा हो गया पहला पेज। अब इस चीज़ का यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले पेज। अब दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने दूसरे पेज पर और यहाँ पर अब हम जानेंगे विद्युत आवेश के गुण के बारे में। तो विद्युत आवेश को यहाँ पर हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे कि इसके कौन कौन से गुण हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर गुण पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा पहला गुण है कि समान प्रकार के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर समान प्रकार के आवेश, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर एक धन आवेश है और ये यहाँ पर एक धन आवेश, यहाँ पर एक धन आवेश है, यहाँ पर एक धन आवेश है, अर्थात ये दोनों समान प्रकार के आवेश हैं। तो जब ये दोनों समान प्रकार के आवेश होंगे तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, अर्थात इन दोनों को अगर पास ला जाएगा तो इस पर एक बल लगेगा और ये दोनों को दूर हटाने की कोशिश करेगा, यानी कि इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। यहीं पर अगर ये प्लस ना होकर ये प्लस ना होकर माइनस माइनस हो जाए, अर्थात यहाँ पर भी क्या है, ये माइनस है, ये माइनस है, यानी कि यहाँ पर ये दोनों समान प्रकार के आवेश हैं। तो इस कंडीशन में भी इन दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, यानी कि ये दोनों आवेश एक दूसरे को दूर हटाएंगे। और यहीं पर अगर एक प्लस हो जाए एक माइनस हो जाए तो अब क्या हो गया, ये विपरीत प्रकार के आवेश हो गए, अर्थात यहाँ पर अब इन दोनों आवेशों के बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा, अर्थात इन दोनों आवेशों को समीप ले जाया जाएगा तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे, अर्थात ये दूसरे के पास आ जाएंगे। तो ये होगा। ठीक इसी कंडीशन में ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तब भी यहाँ पर क्या है, विपरीत प्रकार के आवेश हैं, ये यहाँ पर आकर्षित कर लेंगे, अर्थात इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। तो ये तो हमारा हो गया पहला गुण। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे गुण पर। दूसरा गुण हमारा है आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश को उत्पन्न ना किया जा सकता है और ना ही नष्ट। क्यों? क्योंकि आवेश को का क्या कार्य होता है, जैसे देखो यहाँ पर एक परमाणु होता है, किसी भी वस्तु का परमाणु होता है, इनके बीच में जब घर्षण करा जाता है तो इनका इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, यानी कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में जा सकता है या फिर दूसरे वस्तु से इलेक्ट्रॉन इस वाले वस्तु में आ सकता है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं होने वाला है, बस क्या हो सकता है, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में या फिर दूसरे वस्तु से पहले वस्तु में आ सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि जो आवेश होता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल और केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये हमारा हो गया दूसरा गुण। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे गुण पर। तीसरा गुण हमारा है बहुत सारे आवेशों को एक साथ बीजगणितीय रूप में जोड़ा जा सकता है। यानी कि अगर कई सारे आवेश हों, चाहे वो धन आवेश हों चाहे वो ऋण आवेश हों। यहाँ पर उदाहरण देखें तो यहाँ पर हमारा मान लेते हैं कि ये प्लस Q1 आवेश है, ये माइनस Q2 आवेश है, ये प्लस Q3 आवेश है, ये माइनस Q4 आवेश है, ये माइनस Q5 आवेश है। अब इस आवेश का परिणामी आवेश जो होगा, यानी कि कुल मिलाकर जो हमारा आवेश होगा उसको अगर निकालना हो तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे Q इजिकल टू, और इस चीज़ को बीजगणितीय रूप में जोड़ लेंगे, यानी कि इस जहाँ इस जो इसका चिन्ह है उसके चिन्ह के साथ उसको जोड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा प्लस Q था, Q1 हो गया, Q2 यहाँ पर माइनस Q2 था, माइनस Q2 हो गया। ठीक इसी प्रकार से प्लस Q3 था, प्लस Q3 हो गया, माइनस Q4 माइनस Q4 माइनस
Q5 माइनस Q5। तो इस प्रकार से यहाँ पर जोड़ सकते हैं, इसके चिन्ह के हिसाब से हम लिखते चले जाएंगे और जो योग और अंतर मिलाकर आएगा वो हमारा Q हो जाएगा। तो ये इसका तीसरा गुण हो गया। अब अगर हम चौथे गुण पर आ जाए तो चौथा गुण हमारा कहता है आवेश हमेशा एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। कहने का मतलब यहाँ पर आप समझिए कि जो आवेश होता है, आवेश उत्पन्न होगा तो वो बटे में उत्पन्न नहीं होगा, यानी आधा आवेश उत्पन्न हुआ या 1.5 आवेश उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि जब भी जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, हमारा कांच का छड़ है और ये मान लेते हैं रेशम का कपड़ा है, इस चीज को जब रगड़ा जाएगा तो क्या उत्पन्न होगा? आवेश। कैसे? यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो यहाँ से आधा इलेक्ट्रॉन तो जाएगा नहीं, यानी कि जब इसको घर्षण कराया जाएगा, रगड़ा जाएगा, तो रगड़ने के दौरान यहाँ से जो इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन है, ये परमाणु आधा इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पर जाएगा या तो, और अगर हम 1.5 इलेक्ट्रॉन को भेजें तो ये जाएगा नहीं। जब भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में जाएगा, इस रेशम के कपड़े में जाएगा, तो यदि जाएगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा। यानी कि जो अभी हमने लिखा था Q = Ne, तो यहाँ पर जो n का मान होगा वो 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से कर होगा, 1/2, 2/3 इस प्रकार से नहीं होगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से आधा इलेक्ट्रॉन चला गया, 1.5 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो ये हमारा हो गया चारों गुण, यानी इसके 4 गुण यहाँ पर हमारे हो गए। तो इस चीज़ का भी यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में हम अपने अगले पेज पर आते हैं। तो अब हम फिर से आ चुके हैं अपने अगले पेज पर, और इस पेज पर हम जानेंगे आवेशन की विधियों के बारे में। तो आवेशन की मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस चीज़ को जानते हैं दोस्तों। आवेशन का मतलब कि कोई वस्तु कैसे आवेशित किया जा सकता है, इसकी विधि के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आवेशन की मुख्यतः 3 विधियाँ हैं, जिसमें हमारा पहला है चालन विधि, दूसरा है प्रेरण विधि, तीसरा है घर्षण विधि। तो सबसे पहले चालन विधि पर बात करते हैं। चालन विधि हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दिया और लिखा, यदि किसी आवेशित पदार्थ को किसी अनावेशित पदार्थ से स्पर्श कराया जाए तो अनावेशित पदार्थ भी आवेशित हो जाएगा। मतलब यहाँ पर समझिए कि कोई एक आवेशित पदार्थ है, अर्थात यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक आवेश है, ये एक क्षण है और ये हमारा धन आवेशित क्षण है। अब अगर इस धन आवेशित क्षण को किसी एक अनावेशित क्षण, अर्थात कोई एक ऐसा क्षण जिस पर कोई आवेश नहीं है, अर्थात वो उदासीन है। उदासीन का मतलब क्या हुआ कि जितने उसके जो परमाणु है उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके बाहरी कक्षक में है। यानी कि ये जो हमारा अनावेशित क्षण है, यानी कि ये जो हमारा क्षण है ये यहाँ पर अनावेशित है, इस पर कोई आवेश नहीं है, ये उदासीन है। तो जब हम इस धन आवेशित क्षण को इस अनावेशित क्षण से स्पर्श कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी तो ये धनावेशित हुआ। मतलब समझिए कि कोई वस्तु धनावेशित कब होता है, जब उसके बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की कमी हो, और जब बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो यहाँ पर जो उसका नाभिक होगा उसमें धनायन ज़्यादा होंगे, अर्थात ये धन आवेशित होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि ये जो हमारा आवेशित क्षण है इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जैसे ही अनावेशित क्षण से इसको स्पर्श कराया जाएगा, इस अनावेशित क्षण से इलेक्ट्रॉन इसमें आने लगेंगे और यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगेगी और ये जो आवेश है, ये जो हमारा क्षण होगा ये भी आवेशित हो जाएगा और ये जो आवेशित होगा ये भी धन आवेशित होगा। और तब तक ये आवेशित होता रहेगा जब तक कि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं हो जाती, यानी कि इसके बाहरी कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके भी बाहरी कक्षक में होंगे। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब तक ये आवेशित होते रहेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी आवेशित क्षण को किसी अनावेशित क्षण से टकरा दिया जाए या स्पर्श करा दिया जाए तो वो अनावेशित क्षण भी आवेशित हो जाता है। तो ये हमारा हो गया चालन विधि। दूसरा हमारा है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि में हमने यहाँ पर लिख कर रखा है कि यदि किसी आवेशित वस्तु के पास अनावेशित पदार्थ रख दिया जाए
तो अनावेशित पदार्थ के एक भाग पर आवेशित वस्तु का विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इस चीज़ को यहाँ पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक आवेशित वस्तु है और ये धन आवेशित वस्तु है। उसके बाद में यहाँ पर एक आवेश, ये जो हमारा वस्तु है ये हमारा उदासीन है, अर्थात ये अनावेशित है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इसके बाहरी कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने संख्या में इसके नाभिक में प्रोटॉन है। यानी कि ये आवेशित नहीं है, उदासीन है। तो जब ये उदासीन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा तो उपस्थित है, लेकिन इस पर ना तो इलेक्ट्रॉन की कमी है और ना ही इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसलिए ये उदासीन है। और इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये धन आवेशित है। तो जब ये वस्तु धन आवेशित है तो इस वस्तु को अगर हम इस अनावेशित वस्तु के पास रख दें तो हमको पता है कि जो धन आवेश होता है, चूँकि यहाँ पर क्या है, ये जो हमारा वस्तु है ये धन आवेशित है, अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन के जब ये वस्तु इसके पास रखा जाएगा तो इस वस्तु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो कुल मिलाकर माइनस चार्ज इसके इस भाग पर आकर एकत्रित हो जाएंगे, इसके पास वाले भाग पर, और प्लस चार्ज इसके दूसरे भाग पर एकत्रित रहेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो हमारा वस्तु था यानी धन आवेशित वस्तु, इसके समीप में जब कोई दूसरा वस्तु रखा गया तो इसका जो एक पटल है अर्थात एक भाग है, इसके एक भाग पर इस वाले वस्तु के विपरीत आवेश उत्पन्न हो गया, अर्थात यहाँ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। यहाँ पर धन आवेश था, इसके एक साइड में ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। क्यों? क्योंकि ये इस ऋण आवेश को आकर्षित करता है। तो इस तरीके से भी यहाँ पर विद्युत आवेशन की क्रिया होती है। तो ये हमारा हो गया प्रेरण विधि। अब हम बात करते हैं अपना घर्षण विधि। तो घर्षण विधि को हम पढ़ चुके हैं, दोबारा से जान लेते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाता है अर्थात रगड़ा जाता है तो वे वस्तुएं आवेशित हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर एक कांच का टुकड़ा लिया जाए और रेशम के कपड़े से उसको रगड़ा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, कांच के टुकड़े से इलेक्ट्रॉन इस रेशम के कपड़े में चला जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर इस कांच के टुकड़े में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई वहाँ पर धन आवेश तुरंत के तुरंत उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात ये जो कांच का टुकड़ा है ये धन आवेशित हो जाएगा। तो ये तीन विधियाँ हुई, चालन विधि, प्रेरण विधि और घर्षण विधि। तो इस वाले भाग का भी यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम अपने अगले पेज पर चलते हैं। तो दोस्तों हम फिर से आ चुके हैं अपने अगले पेज पर और इसमें अब हम जानेंगे विद्युतदर्शी के बारे में। तो विद्युतदर्शी क्या होता है, सबसे पहले इस चीज़ को जानते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि विद्युतदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी वस्तु में आवेश की मात्रा है या नहीं का ज्ञान होता है। कहने का मतलब क्या है कि विद्युतदर्शी एक ऐसा यंत्र है कि उस यंत्र की सहायता से हम किसी वस्तु में ये चीज़ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ये वस्तु आवेशित है या ये वस्तु आवेशित नहीं है। तो विद्युतदर्शी का यहाँ पर हमने एक चित्र ड्रा किया है और यहाँ पर जो विद्युतदर्शी होता है ये एक जार होता है। ये एक मान लीजिए कांच का एक जार होता है और इसी कांच के जार में बीचों बीच में एक धातु का राड, यहाँ पर हमने लिखा धातु का राड ये लगा होता है और ये जो धातु का राड होता है ये कार्क की सहायता से जाम किया होता है। कार्क का मतलब समझिए, कार्क एक कुचालक पदार्थ है जो क्या करता है कि जिसमें हम क्या करते हैं किसी लोहे को लगाकर उसको जाम कर सकते हैं। अर्थात ये जो कार्क है ये इस लोहे को इस प्रकार से जाम करके रखा है कि ये क्षण हिले डुलेगा। तो इस कार्क का ये कार्य होता है और उसके बाद में इसी क्षण के नीचे यहाँ पर दो सोने की पत्तियाँ यानी स्वर्ण पत्तियाँ लगी होती हैं और ये जो स्वर्ण पत्तियाँ हैं इनकी खासियत ये होती है कि ये धातु में इस प्रकार से लगी होती है कि ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकती हैं, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकती हैं, यानी कि ये इधर उधर जा सकती हैं। यानी कि ये जो धातु की पत्तियां हैं ये अंदर की ओर झुक भी सकती हैं और ये ऊपर की ओर भी चल सकती हैं, अर्थात ये चलने के लिए फ्री होती हैं। इस प्रकार से एडजस्ट की जाती हैं। उसके बाद में ऊपर के भाग को हमने धातु की घुंडी, तो ये जो धातु है इसी का ऊपर का भाग यहाँ पर जो है इसको धातु की घुंडी नाम दे दिया गया। तो कुछ इस प्रकार से इतने पार्ट से ये जो हमारा विद्युतदर्शी होता है इसमें लगा होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कोई एक आवेशित वस्तु होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई एक आवेशित वस्तु, इस आवेशित वस्तु को हमें जानना है। जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु है, अब हमको पता करना है कि ये आवेशित है या नहीं है।
तो इस चीज़ को अगर हमको जानना है तो इस वाले आवेशित वस्तु को लाकर ये जो हमारा घुंडी है, धात्विक घुंडी, इससे टच करना होगा। और जैसे ही हम यहाँ पर टच करेंगे तो यहाँ पर क्या करेगा कि ये जो हमारा सोने की पत्ती है, ये दोनों क्या करेंगे कि ये या तो फैल जाएंगी या फिर ये दोनों चिपक जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे कि यहाँ से जब ये आवेश है, जैसे धन आवेशित मान लीजिए वस्तु होगा, तो धन आवेश इस धात्विक राड से आएगा और नीचे जब इस स्वर्ण पत्ती में जाएगा ये धनावेश राड, और उसके बाद में इसमें भी धनावेश, तो यहाँ पर भी धनावेश हो जाएगा, इस स्वर्ण पत्ती में भी और इस वाले में भी धनावेश हो जाएगा। अब जब यहाँ पर भी धनावेश और यहाँ पर भी धनावेश, इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लग जाएगा, क्योंकि विपरीत प्रकार के बल होंगे, विपरीत प्रकार के आवेश होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात ये फैल जाएगा। तो जैसे ही फैलेगा तुरंत हमको पता चल जाएगा कि इसमें जो आवेश है वो यहाँ पर, यानी कि ये जो हमारा राड है ये आवेशित है। मतलब फिर से समझिए कि जब हम किसी जैसे धन आवेशित वस्तु है, इसको यहाँ पर धात्विक घुंडी से टकराएंगे तो यहाँ से धन आवेश इस वाले राड में आएगा, धात्विक राड में, और उसके बाद में ये दोनों पत्तियों पर धन आवेश आकर यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। अब चूंकि इस पत्ती पर भी धनावेश है, इस पत्ती पर भी धनावेश हो जाएगा, तो दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। अभी जस्ट हमने बताया कि समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लग जाएगा और ये दोनों फैल जाएंगे, तुरंत हमको पता चल जाएगा कि ये वस्तु आवेशित है। तो ये हमारा हो गया आपका विद्युतदर्शी। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। हमारा अगला पॉइंट है चालक तथा विद्युत रोधी पदार्थ। चालक तथा विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं, इसको यहाँ पर जानते हैं। दोस्तों क्या है कि वह पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह हो सके चालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लोहा, तांबा, कॉपर, सोना, ये हमारा हो गया। उसके बाद में अगर हम विद्युत रोधी पदार्थ की बात करें तो वह पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह ना हो सके विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सूखी लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पर नोट करे होंगे कि लोहे में क्यों आवेश प्रवाहित हो सकता है और सूखी लकड़ी में क्यों आवेश नहीं प्रवाहित हो सकता है। तो लोहे का जो परमाणु होता है, लोहे का जो परमाणु होता है, इसके अंदर नाभिक होता है। आपको पता है परमाणु के अंदर नाभिक होगा, बाहर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उतने प्रोटॉन की संख्या होगी। तो मान लीजिए ये लोहा है, लोहे का परमाणु है, तो लोहे के परमाणु में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्ष में, ये क्या कर सकते हैं, ये बाहर निकल सकते हैं, अर्थात इनको फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। ये अपने कक्षक को छोड़ सकते हैं। कक्षक को छोड़ने का गुण होता है इन इलेक्ट्रॉनों में, यानी कि लोहे का जो परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनमें अपने कक्षक को छोड़ने का गुण होता है। लेकिन यहीं पर ये जो सूखी लकड़ी है, सूखी लकड़ी में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने कक्षक को छोड़ नहीं सकते, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं पाई जाती। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं पाई जाती तो ना तो ये कक्षक छोड़ेंगे और ना ही इसमें कोई इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जब ना इलेक्ट्रॉन आएगा और ना बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ये जो हमारी लकड़ी है ये आवेशित नहीं होगी, अर्थात इसीलिए इसको कहा गया विद्युत रोधी पदार्थ। तो इस वाले पूरे भाग का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम अगले पेज पर चलेंगे। दोस्तों दोबारा से हम आ चुके हैं अपने अगले पेज पर और अब हम यहाँ पर जानेंगे कूलाम के नियम के बारे में। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देकर यहाँ पर पढ़ना होगा। तो यहाँ पर कूलाम का नियम क्या है दोस्तों, सन 1785 ईस्वी में एक फ्रांस के रहने वाले वैज्ञानिक थे कूलाम। उन्होंने अपने प्रयोगों और प्रेक्षणों के आधार पर किन्हीं दो बिंदु आवेश, जैसे कि अभी हमने आप सभी को बताया कि मान लीजिए कि कोई एक प्लस आवेश है और कोई एक माइनस आवेश है, तो इनके बीच में आकर्षण बल लगता है और समान प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इन्हीं दोनों बलों के संबंध में ये जो कूलाम नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक नियम दिया और इन्हीं के नियम को हम बोलते हैं कूलाम का नियम। इन्होंने अपने नियम में बताया क्या, इन्होंने बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दो आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बात को यहाँ पर समझिए। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दो आवेश ले लेते हैं। यहाँ पर हमने प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश, दो आवेश ले लिए।
मान लिया कि इनके बीच की दूरी r है। अब यहाँ पर क्या करना है, इनके बीच के में जो बल लगेगा, अर्थात यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश है, अर्थात ये दोनों समान प्रकार के आवेश हैं। तो जब समान प्रकार के आवेश होंगे तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, अर्थात ये एक दूसरे को दूर हटाएंगे। तो ये प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा, अगर इस चीज़ को हमें जानना है तो इनके नियम को यहाँ पर फॉलो करेंगे। इन्होंने अपने नियम में बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दो आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि इनका परिमाण प्लस क्यू और प्लस क्यू है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम इसको Q1 और Q2 कर दे रहे हैं। यहाँ से ये जो हमारा पहला आवेश है ये Q1 है और ये Q2, तो यहाँ पर प्लस Q1 और प्लस Q2। तो कुल मिलाकर इनके पहले नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, यह इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, अर्थात इनके परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमान थे, यहाँ पर गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो गए। तो यहाँ से हमको एक समीकरण मिल गया। उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने दूसरी बात बताई कि तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये जो आवेश हैं प्लस Q1 आवेश और Q2 आवेश, इनके बीच की जो दूरी है वो r है, तो इसका वर्ग क्या होगा, r², वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, तो यह इज प्रोपोर्शनल दैट यहाँ पर 1/r² हो जाएगा और इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर यह इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r²। अब जब यहाँ से प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया जाएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पर एक नियतांक आएगा k, तो यहाँ पर एक नियतांक k आ गया, अर्थात यहाँ पर हो गया यह इक्वल टू k इंटू Q1 इंटू Q2/r²। अब यहाँ पर ये जो k का मान होता है ये होता है 1/4πε0। तो k के स्थान पर हम 1/4πε0 रख देंगे, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा यह इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r², और बल का मात्रक न्यूटन होगा। यही आपका सूत्र होगा बल का, यानी कि आपका जो कूलाम के नियम से जो सूत्र मिलेगा वो आपको यही मिलेगा, अर्थात यह इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो 1/4πε0 है इसका जो मान होता है वो होता है 9×10⁹ न्यूटन से मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ पर जब 1/4πε0 का मान इतना होता है तो 1/4πε0 के स्थान पर हम इतना रख सकते हैं। तो यहाँ पर F इक्वल टू हो जाएगा 9×10⁹ इंटू Q1 Q2/r²। ये जो 1/4πε0 का मान है इस चीज़ को आप रख लीजिए 9×10⁹। ये आपको बार बार क्वेश्चंस में जब आप सवाल करेंगे न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें काम आएगा। उसके बाद में ये जो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर है, इस एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो कुछ ये होता है, और एप्सिलॉन नॉट जो है ये विद्युतशीलता है, और विद्युतशीलता का जो मान होता है वो होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन से मीटर स्क्वायर। तो ये वाला मान भी यहाँ पर आप रख लीजिए, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको इस मान को आना जरूरी होगा। तो ये मान एप्सिलॉन नॉट का और उसके बाद में ये 1/4πε0 का मान आपको याद कर लेना। तो कूलाम का नियम कुछ इस प्रकार से था। तो ये हमारा हो गया ये वाला पेज। इस पर आप क्या करेंगे कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद में हम अपने अगले पेज पर चलेंगे। तो दोस्तों दोबारा से हम आ चुके हैं अपने अगले पेज पर, और उसके बाद में अब यहाँ पर हम जानेंगे कूलाम के नियम के सदिश निरूपण के बारे में, यानी कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कैसे किया जाएगा इसके बारे में। तो इस चीज़ के लिए हमने यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया, x अक्ष और y अक्ष। अब इस x अक्ष और y अक्ष में दो हमारे आवेश हैं, यहाँ पर एक हमारा प्लस Q1 आवेश है और दूसरा हमारा Q2 आवेश है। अब जब ये आवेश Q1 और Q2 इस XY एक्सिस में रखे हुए हैं और मूल बिंदु यहाँ पर जो है वो हमारा 0 0 है, तो कुल मिलाकर अगर हम इस मूल बिंदु से इस Q1 तक के बीच की दूरी को अगर हम यहाँ पर लें तो ये जो हमारा वेक्टर R1 होगा ये हमारा Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया R1 = Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश। उसके बाद में यहीं पर अगर हम Q2 तक यहाँ से हम एक लाइन खींचें और इसको नाम दे दें वेक्टर R2, तो इसका मतलब हो जाएगा कि Q2 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमने क्या किया, R2 = लिख दिया Q2 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश।
उसके बाद में अगर हम यहाँ इन दोनों पर बात करें तो अगर हम इस चीज़ में यहाँ पर हमने लिखा है R21 का मतलब क्या हुआ कि Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश। तो यहाँ पर R21 हो गया और R21 जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर जब Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश होगा तो इसका मान R2 माइनस R1 होगा। और यहीं पर अगर R12 होता तो यहाँ पर क्या हो जाता R1 माइनस R2 इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश। तो ये इतनी बात यहाँ पर हमने लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा कैप R21 है। कैप R21 जो है ये एक एकांक सदिश है और ये जो एकांक सदिश होगा ये आपको ये चीज़ दर्शाएगा कि इसका डायरेक्शन माइनस की तरफ है या प्लस की तरफ है। तो इतनी बातें हमने यहाँ पर लिख दी। अब क्या है कि हमको कूलाम के नियम का जो सूत्र होता है वो पता है, वो हमारा है F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R²। आप क्या करेंगे कि जब हम इस चित्र को ध्यान में रखते हुए सूत्र को लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, अर्थात सदिश रूप में किस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पर हमारा हो जाएगा वेक्टर F = 1/4πε0 Q1 Q2, यहाँ पर भी है Q1 Q2 हमने लिख दिया। नीचे बीच की दूरी यहाँ पर क्या हो जाएगी R2 माइनस R1, यहाँ पर बीच की दूरी R2 माइनस R1। तो यहाँ पर क्या हो गया R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पर हमने R⁻21 लिखा है। इसका मतलब हो गया कि ये चीज़ को दर्शाएगा कि ये इसका जो डायरेक्शन है वो माइनस की तरफ है या प्लस की तरफ है, अर्थात ये एकांक सदिश है। तो कुल मिलाकर जो सदिश निरूपण होता है कूलाम के नियम का वो कुछ इस प्रकार से होता है। अब हम बात करते हैं कूलाम के नियम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो हमारा पहला तथ्य है विद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति की होती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति की होती है। दोस्तों क्या है कि जो विद्युत बल होता है, यानी कि हमने आप सभी को बता रखा है कि कोई एक यहाँ पर दो यहाँ पर आवेश है, अगर ये धन आवेश है यानी समान प्रकार के आवेश हैं तो ये एक दूसरे को दूर हटाएंगे अर्थात प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ पर एक माइनस हो जाए एक प्लस हो जाए तो ये दूर हटाने के बजाय ये क्या करेंगे आकर्षित करेंगे एक दूसरे को। तो इससे यहाँ से क्या पता चलता है कि ये जो हमारा विद्युत बल होता है इसमें दो प्रकार की प्रकृति पाई जाती है, अर्थात आकर्षण का गुण भी पाया जाता है और प्रतिकर्षण का भी गुण पाया जाता है। तो और यहीं पर आगे गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल किन चीज़ों में लगता है, दो पिंडों के बीच में लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के बीच में लगता है, लेकिन यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है इसमें केवल आकर्षण बल होता है, अर्थात अगर आपको पृथ्वी से ऊपर फेंक दिया जाए तो तुरंत नीचे ही आकर आप गिरेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि आप ऊपर की तरफ नहीं चले जाएंगे बल्कि नीचे ही आकर गिरेंगे। यानी कि जो एक पिंड होता है वो दूसरे पिंड को आकर्षित करता है, प्रतिकर्षित नहीं करता है। यानी कि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है इसमें आकर्षण का गुण पाया जाता है, प्रतिकर्षण का गुण नहीं पाया जाता है। तो ये हमारा पहला गुण हो गया। उसके बाद में दूसरा महत्व पर अगर हम बात करें तो आवेशों के गतिशील अवस्था में इनके बीच विद्युत तथा चुंबकीय बल दोनों उत्पन्न होते हैं। आवेश जब गतिमान अवस्था में होते हैं तो क्या होता है, उनके बीच विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक हम क्या करें कि कोई एक कुंडली ले लें और उस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएं तो क्या होगा, उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा उस कुंडली में। तो ठीक यहाँ से आप जान सकते हैं कि अगर कोई आवेश है और उसको भी गतिमान अवस्था में कर दिया जाए तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे महत्व पर। तीसरा महत्व हमारा है कूलाम का नियम बिंदुवत आवेशों के साथ साथ गोलीय पिंडों पर भी लागू हो सकता है। यानी कि हमारे कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा कूलाम का नियम है यानी बल का नियम है वो केवल दो बिंदु आवेशों पर ही नहीं बल्कि दो अगर छोटे छोटे पिंड ले लिया जाए या थोड़े बड़े बड़े पिंड ले लिया जाए, ये आवेशित हो ये आवेशित हो तो इनमें भी वही गुण यहाँ पर लागू होगा, वही नियम यहाँ पर भी लागू होगा। तो इस पेज का भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम अपने अगले पेज पर चलते हैं। तो हम आ चुके हैं अब अपने अगले पेज पर और इस पेज पर हम जानेंगे बहुल आवेशों के मध्य बल यानी कि अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर बहुत सारे बिंदु आवेश हों तो उनके कारण किसी एक बिंदु पर जो बल लगेगा उसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे।
तो इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया है, एक हमने x एक्सिस और y एक्सिस ले लिया, अर्थात x y एक्सिस ले लिया, और इसी के बीच में यहाँ पर हम मान लेते हैं कि n आवेशित कण है, अर्थात यहाँ पर हमारा पहला आवेशित कण q1 है, q2 है, q3 है, इसे डॉट 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 qn, यानी कि n पदों तक यहाँ पर हमारे आवेश स्थित है। अब यहाँ पर केवल हमने q1, q2 और q3 को ही यहाँ पर लिखा है, क्योंकि अगर हम n पद तक लिखेंगे तो पहली बात लिख ही नहीं पाएंगे, और लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, चित्र ही नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर हमने केवल 3 आवेश लिए हैं, q1, q2, q3, और बाकी यहाँ पर आप यहाँ से एक चीज़ कल्पना कर चलिएगा कि यहाँ पर n आवेश हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अगर ये q1 आवेश है तो इस मूल बिंदु से अगर हम इस q1 तक की दूरी को मिला दें तो ये जो हमारा वेक्टर r1 तैयार होगा, ये क्या होगा, q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश। उसके बाद में अगर हम यही मूल बिंदु से q2 तक मिला दें तो ये जो हमारा वेक्टर r2 होगा, ये क्या होगा, q2 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश। उसके बाद में अगर q3 को हम इस मूल बिंदु तक मिला दें तो ये क्या होगा, ये जो हमारा r3 है, वेक्टर r3, ये हमारा होगा q3 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश। यहाँ पर हमने तीनों चीजें लिख दी हैं, यानी यहाँ वेक्टर r1 = q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश, q2 होगा हमारा यहाँ पर जो r2 है, r3 होगा, ऐसे डॉट 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 यहाँ पर rn आएगा, और rn क्या होगा, हमारा qn का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश, क्योंकि तो यहाँ पर n पदों तक की बात की जा रही है। तो ये हमारे स्थिति सदिश हो गए। अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कीजिए कि यहाँ पर हमने एक परीक्षण आवेश रख दिया है कुछ इस बिंदु पर। अब इस बिंदु पर हमें विद्युत बल की गणना करना है, यानी कि इन जितने भी n आवेश यहाँ पर उपस्थित हैं, इन n आवेशों के कारण इस Q0 पर लगने वाला जो बल होगा उसकी हमें बात करनी है। तो यहाँ पर अगर Q1 है तो इस Q1 के कारण इस Q0 पर बल लगेगा, Q2 है तो Q2 के कारण एक बल लगेगा F2। उसके बाद में ये जो Q3 है, Q3 के कारण भी ये जो हमारा Q0 है, इस पर एक बल लगेगा F3। उसके बाद में Q4 होगा, उसके कारण भी बल लगेगा, Q5 होगा, उसके कारण भी बल लगेगा, Qn तक होगा, और हर एक आवेश के कारण इस Q0 पर बल लगेगा। तो अगर हम इस Q0 पर परिणामी बल की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, Q1 द्वारा लगाया गया बल F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 डॉट 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 n, अर्थात यहाँ पर अगर हम परिणामी बल निकालें तो F = हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 n पदों तक। तो ये चीज़ हमको मिल गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि F1 का मान कैसे निकालेंगे, तो F1 के लिए हमारा कौन सा यहाँ पर भाग लेगा, Q1 और Q0, अर्थात Q1 द्वारा Q0 पर लगाया गया बल। तो यहाँ पर आवेश हमारे क्या हो गए, Q1 और Q2 हमारा Q0 हो गया। उसके बाद में बीच की दूरी क्या हो जाएगी, वेक्टर r01, वेक्टर r01 यानी वेक्टर r0, यहाँ पर आप देखिए r01, ये क्या है, हमारी इस Q1 और Q0 के बीच की दूरी, अर्थात इस Q0 की Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश, यानी कि Q0 की Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश हमारा क्या है, वेक्टर r01। तो ये जो हमारी बीच की दूरी हो जाएगी r01। ऐसे ही अगर Q2 और Q0 की बात करेंगे तो यहाँ पर r02, ऐसे ही Q3 और Q0 की बात करेंगे तो r03, ऐसे ही यहाँ पर 4 की बात करेंगे तो 4 हो जाएगा। ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा और बीच की दूरियाँ हमको मिलती चली जाएंगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर हम इसमें मान रखें तो क्या हो जाएगा, हमको पता है बल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर हम F1 जब लिखेंगे तो 1/4πε0 हो जाएगा। हमारा आवेश क्या है, Q1 और Q0, क्योंकि F1 की बात की जा रही है तो Q1 और Q0 है, तो यहाँ पर Q0 × Q1 हो गया, बटे में हमारा दूरी होगा, तो दूरी क्या है, वेक्टर r01, अर्थात इस Q0 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश। तो यहाँ पर r01 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, r01 कैप। तो r01 कैप क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि इसका डायरेक्शन किस तरफ है, यानी जो बल लगेगा उसका दिशा क्या होगा, माइनस की तरफ होगा या प्लस की तरफ होगा। तो इसका कोई ज़्यादा मतलब है कि यही हमारा मेन यहाँ पर टॉपिक है। उसके बाद में अगर F2 की बात करें तो F2 हमारा 1/4πε0 हो गया, यहाँ पर Q0 और Q2 हो गया, क्योंकि यहाँ पर Q2 और Q0 के बीच में बात की जा रही है। इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, वेक्टर r02, वेक्टर r02, जैसे भी हमने बताया था कि यहाँ पर Q1 और Q0 के बीच की दूरी क्या होगी, r01, ऐसे Q2 और Q0 के बीच की दूरी r02, ऐसे Q3 और Q0 के बीच की दूरी r03।
तो ठीक इसी प्रकार से r02 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर भी हमने कैप में लिख दिया चीज़ें, ये भी जो होंगी ये डायरेक्शन को बताएंगे कि ये बल्ब किस डायरेक्शन में लगता है। ठीक इसी प्रकार से 1/4πε0 इस F3 का मान हो गया और Q0 Q3 हो गया, Q3 और Q0 की बात की गई। और उसके बाद में बीच की दूरी क्या हो गई r03 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी ये हमने एकांक से लिख दिया। अब एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या, अर्थात ये यहाँ पर क्या हुआ, n पदों तक ऐसे बढ़ता चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर n आवेश है, तो ये n पदों तक ऐसे चला जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, देखो 1/4πε0 तो कॉमन है ही, क्योंकि ये इसमें भी है, इसमें भी है, हर एक पद में आएगा। Q0 भी हर एक पद में आएगा, तो Q0 बटे 4πε0 कॉमन हो जाएगा। तो मिलाकर यहाँ पर क्या हुआ, Q0 बटे 4πε0 कॉमन हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, यहाँ पर Q1 है, Q2 है, Q3 है, ऐसे Q4 Q5 Q6 Q7 ऐसे डॉट n तक जाएगा, मतलब कि यहाँ पर एक एक संख्या में ये बढ़ता चला जाएगा। ऐसे यहाँ पर R01 R02 R03 और उसके बाद में R04 R05 R06 ऐसे डॉट n पदों तक ये भी एक एक कर बढ़ता चला जाएगा। तो इस चीज़ को इतना बड़ा लिखने के बजाय हम छोटे में लिखेंगे, अर्थात यहाँ पर एक समेशन का चिन्ह लगाएंगे। समेशन का मतलब योग का चिन्ह होता है, और इसको हम लिख ले आई मान लेंगे। जो हमारी क्वांटिटी बढ़ रही है, जैसे 1 2 3 4 बढ़ती जो चली जा रही है, यहाँ पर Q1 Q2 Q3, इसको हम आई मान लेंगे। और i = 1 to n, अर्थात i का मान 1 से लेकर n तक है, n पदों तक। तो कुल मिलाकर i = 1 to n कर देंगे, और जो हमारी जो क्वांटिटी बढ़ रही है एक एक कर उसको हम i लिख देंगे, अर्थात Q1 Q2 Q3, अर्थात Q बढ़ रहा है तो Qi लिख दिए, और R0i यहाँ पर लिख दिया क्योंकि यहाँ पर R01 R02 R03 ये भी बढ़ रहा था एक एक कर, तो यहाँ पर R0i लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर R01 R02 R03 ये भी बढ़ रहा था, तो यहाँ पर हमने R0i लिख दिया। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम कोष्ठक खोलेंगे तो यही चीज़ हमें दोबारा मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर Q1 के स्थान पर हम 1 से लेकर n तक मानों को रखेंगे, प्लस ये समेशन का जो चिन्ह लगा है ये प्लस प्लस लगता चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले हमारा जो पद आएगा Q1 बटे R01 हो जाएगा, फिर प्लस लगेगा Q2 बटे R02 हो जाएगा, फिर प्लस लगेगा Q3 बटे R03 हो जाएगा, ऐसे डॉट n पदों तक चला जाएगा। तो कुल मिलाकर इतने बड़े चीज़ को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यही आपका है, अगर आपके पास बहुत सारे बिंदु आवेश हैं तो उनके कारण किसी एक बिंदु पर जो बल लगेगा वो हम इस प्रकार से फाइंड कर पाएंगे, इस सूत्र की सहायता से फाइंड कर पाएंगे। तो इस चीज़ का भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम अपने अगले पेज पर चलते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने अगले पेज पर, और यहाँ पर अब हम जानेंगे सतत आवेश वितरण के बारे में, यानी कोई भी वस्तु है उस पर कैसे आवेश का वितरण होता है, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। तो ये जो सतत आवेश वितरण होता है ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमारा पहला है रैखिक आवेश वितरण, दूसरा होगा पृष्ठीय आवेश वितरण, और तीसरा होगा आयतन आवेश वितरण। तो सबसे पहले यहाँ पर हम रैखिक आवेश वितरण के बारे में यहाँ पर जानते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है, यदि किसी रैखिक वस्तु को आवेशित किया जाता हो तो उस वस्तु पर समान रूप से आवेश वितरित हो जाते हैं, जो रैखिक आवेश वितरण कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, कोई एक रैखिक वस्तु क्या होगी, जैसे एक तार हो गया, ये एक रैखिक वस्तु हो, कोई जैसे तार हो गया या फिर राड हो गया, तो ये तार हो गया। अब इस तार को अगर आवेशित किया जाएगा तो इस पर समान रूप से आवेश वितरित हो जाएंगे, और यही हमारी कहलाएगी रैखिक आवेश वितरण। अब यहाँ पर अगर हम एक वलय ले लें, वलय मतलब आप समझ लीजिए कि जो आप छल्ला पहनते हैं उंगली में, वो छल्ला एक वलय है। ठीक इसी प्रकार से एक बड़े साइज का वलय हो, और उस वलय को अगर आवेशित किया जाएगा तो उस पर भी समान रूप से आवेश वितरित हो जाएंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक वलय है जिसकी त्रिज्या जो है वो r है, और जब इसकी त्रिज्या r होगी तो इसका जो परिध होगा अर्थात बाहरी हिस्सा जो होगा वो क्या होगा, 2πr। अब यहाँ पर अगर इस वलय को तोड़कर सीधा करें तो ये एक राड के नुमा हो जाएगा, और इस राड की जो लंबाई होगी ये इसके परिधि के बराबर हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर इसकी लंबाई 2πr हो जाएगी, और आवेश q है तो यहाँ पर q हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तो हमारा हो गया रैखिक आवेश वितरण। अब हम बात करते हैं रैखिक आवेश घनत्व के बारे में। रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी रैखिक पदार्थ के एकांत लंबाई में उपस्थित आवेश रैखिक आवेश घनत्व कहलाते हैं। इसको लैम्ब्डा से निरूपित किया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई एकांक लंबाई ली जाए और उसमें जो आवेश की मात्रा होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, यहाँ पर रैखिक आवेश घनत्व।
और रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से लिखा जाता है, अर्थात यहाँ पर हो गया लैम्डा इक्वल टू आवेश बटे घनत्व, क्योंकि घनत्व का जो सूत्र होगा वो यहाँ पर क्या होगा, आवेश बटे लंबाई। तो यहाँ पर जो हमारा लैम्डा का मान होगा वो क्या होगा, आवेश बटे लंबाई। और यहाँ पर अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा, लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा, अर्थात कूलाम प्रति मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो राड है, इस राड का अगर हम घनत्व निकालें तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी लंबाई L है, आवेश Q है, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश तो Q हमने ऊपर लिख दिया और लंबाई L है तो L लिख दिया, हमारा यहाँ पर ये घनत्व हो गया। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश यहाँ पर Q था, Q हो गया, इसकी लंबाई 2 पाई r थी तो 2 पाई r हो गया। तो ये हमारा हो गया आवेश घनत्व। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक रैखिक आवेश, जैसे कोई मान लीजिए एक रैखिक वस्तु है और इस रैखिक वस्तु से किसी भी बिंदु पर बल, अगर कोई एक दूसरा बिंदु आवेश रखा हो तो इस पर बल कैसे लगेगा, कितना बल लगेगा, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक रैखिक वस्तु मान लेते हैं ए बी ले लिया। अब ए बी की जो लंबाई है वो L है और ये जो हमारी रैखिक आवेशित वस्तु है इससे r दूरी पर एक बिंदु Q0 है और इस पर हमें विद्युत बल को ज्ञात करना है। तो इस बिंदु पर विद्युत बल को ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं ये जो हमारा रैखिक वस्तु है इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, छोटा सा बिंदु ले लेते हैं और इस छोटे से बिंदु को जब लेंगे तो इसकी लंबाई घट जाएगी, अर्थात इसका लंबाई जो हो जाएगा वो मान लेते हैं dl हो जाएगा घट कर। तो इस dl लंबाई के वस्तु के कारण इसमें जो हमारा Q0 है इस पर कैसा बल लगेगा इसको यहाँ पर निकालेंगे। तो सबसे पहले तो इस dl अर्थात इसका हम क्या निकालेंगे, रैखिक आवेश घनत्व निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमको पता है लैम्डा बराबर आवेश बटा लंबाई होता है, तो लैम्डा बराबर हमारा आवेश क्या है, Q है, तो Q हो गया और लंबाई क्या हो गया हमारा यहाँ dl हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने छोटा सा भाग लिया है। तो यहाँ पर जब dl हो जाएगा तो नीचे dl हो गया। अब यहाँ से अगर हम Q का मान निकाल लें तो Q बराबर लैम्डा dl हो जाएगा। तो अब हमको पता है जो बल का सूत्र होता है वो क्या होता है, F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, F इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q0 इंटू लैम्डा dl, लैम्डा dl जैसे Q0 इंटू यहाँ पर जो आवेश होगा वो Q होगा, यानी कि ये जो आवेश है हमारा जो पहला Q1 Q2 होता है तो एक आवेश Q0 हो गया, दूसरा आवेश Q हो गया। तो Q का मान हमको पता है क्या है, लैम्डा dl, तो Q के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, लैम्डा dl। तो यहाँ पर क्या हो गया, Q0 लैम्डा dl बटे r स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर अगर हम क्या करें कि जो अभी यहाँ पर हमको इस Q0 पर बल मिला है वो इस छोटे से भाग के कारण मिला है। अब अगर हम पूरे ये जो हमारा पूरा राड है इसके कारण इस वाले बिंदु P बिंदु पर अगर हम बल की ज्ञात करें, बल को ज्ञात करें तो इस चीज़ का हम समाकलन कर देंगे तो इस पूरे ये जो राड है इसके कारण इस बिंदु पर जो बल लगेगा वो हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि Q0 हमारा बाहर हो जाएगा, 4πε0 बाहर हो जाएगा और यहाँ पर एक हम यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पर हमारा हो जाएगा लैम्डा बटे r स्क्वायर dl। तो ये जो हमारा होगा ये क्या होगा, ये हमारा इस पूरे राड के कारण इस P बिंदु पर जो हमारा आवेश है इस पर लगने वाला बल होगा। तो ये हमारा हो गया रैखिक आवेश वितरण। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने अगले पेज पर और अब हम यहाँ पर जानेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण के बारे में, यानी कि इसके पहले हमने रेखीय आवेश वितरण को जाना, अब यहाँ पर पृष्ठीय आवेश वितरण के बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर हमने आगे लिख रखा है कि यदि किसी पृष्ठीय पदार्थ को आवेशित किया जाता है या जाए तो उस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर समान रूप से आवेश वितरित हो जाए, पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि कोई एक पृष्ठीय पदार्थ हो, कोई एक वस्तु जिसमें पृष्ठ हो और उसे जब आवेशित किया जाए तो उस पर समान रूप से आवेश वितरित हो जाए। तो जब समान रूप से आवेश वितरित हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, पृष्ठीय आवेश वितरण। अब यहाँ पर ये एक पृष्ठ है और जिस पर समान रूप से आवेश जो है वो Q वितरित है और इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, यस है। तो ये हमारा हो गया पृष्ठीय आवेश वितरण। अब हम बात करते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में। तो यहाँ पर हमने लिखा किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है, इसे सिग्मा से लिखा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि ये एक पृष्ठ है और इसके एकांक पृष्ठ पर
जितना आवेश की मात्रा होगी वही कहलाएगी पृष्ठीय आवेश घनत्व। और इसको सिग्मा से लिखा जाता है। सिग्मा बराबर हो जाएगा हमारा, अर्थात घनत्व बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्या, आवेश बटा क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा, क्षेत्रफल हमारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो इसका मात्रक होगा वो क्या होगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर इस पृष्ठ की हम पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करें तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश हमारा क्यू है, क्यू लिख दिया। इसका क्षेत्रफल क्या है, यस, तो हमने यस लिख दिया। अर्थात सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान यस, ये क्या हो जाएगा, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस पृष्ठ का पृष्ठीय घनत्व। तो ये चीज़ हमारी हो गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कोई एक पृष्ठ हो और इस पृष्ठ के बाहर कोई एक बिंदु यहाँ पर है और यहाँ पर कोई एक आवेश स्थित है। इस पर इस पृष्ठ के कारण कितना बल लगेगा, अगर इस चीज़ को अगर हमको जानना हो तो इस चीज़ को यहाँ पर हम जानेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक पृष्ठ ले लिया जिसका क्षेत्रफल यस है और उस पर आवेश जो वितरित है वो क्यू। अब यहाँ पर क्या है कि इसी के बाहर आर दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर क्यू नॉट है और इस पर हमें बल की गणना करनी है। तो इस पृष्ठ का एक छोटा सा हम यहाँ पर अवयव ले लेंगे, यहाँ पर एक बहुत छोटा सा अवयव ले लेंगे। तो जब छोटा सा अवयव लेंगे तो इसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा, अर्थात इसका क्षेत्रफल ds हो जाएगा। अब यहाँ पर ds से r दूरी पर एक बिंदु Q0 स्थित है। तो इस Q0 पर कितना बल लगेगा, तो यहाँ पर हम जब बल का मान लिखेंगे तो यह फिजिकल 1/4πε0 इंटू Q1 Q2। यहाँ पर ये जो मान है वो Q2 का मान है। Q2 क्या है, देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर सिग्मा की बात करें अर्थात यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करें तो सिग्मा बराबर हमारा आवेश, तो आवेश हमारा क्यू है और यहाँ पर जो हमारा क्षेत्रफल होगा वो छोटे वाले भाग का हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ds, तो ds हो गया। अब यहाँ से q का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू सिग्मा ds। अर्थात यहाँ पर एक आवेश क्या है Q0, दूसरा आवेश क्या है यहाँ पर हमारा है ये जो Q है, तो इसके कारण Q का मान क्या है, सिग्मा ds। तो यहाँ पर Q के स्थान पर हमने क्या रख दिया, सिग्मा ds। अर्थात यहाँ पर हो गया यह फिजिकल 1/4πε0 इंटू Q0 सिग्मा ds अपान r स्क्वायर। तो ये तो हमारा हो गया इस छोटे से भाग के कारण इस P बिंदु पर बल। लेकिन अब हमको इस पूरे पृष्ठ के कारण इस P बिंदु पर बल को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर इस चीज़ का अगर हम इस छोटे से भाग का समाकलन कर देंगे तो पूरे भाग के कारण इस P बिंदु पर जो बल लगेगा वो हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इस चीज़ का समाकलन कर देते हैं। यहाँ पर Q0 जो है वो हमारा बाहर आ जाएगा और सिग्मा अपान r स्क्वायर इंटू ds हो जाएगा। तो यह फिजिकल टू Q अपान 4πε0 और उसके बाद में यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह लग जाएगा और यहाँ पर सिग्मा अपान r स्क्वायर इंटू ds हो जाएगा। और ये जो हमारा होगा ये एक पृष्ठ के कारण किसी बिंदु पर जो बल लगेगा वो हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया पृष्ठीय आवेश वितरण। इस चीज़ का पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम चलते हैं आयतन आवेश वितरण के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हम फिर आ चुके हैं अपने अगले पेज पर और यहाँ पर अब हम जानेंगे आयतन आवेश वितरण के बारे में। ये हमारा 3rd नंबर होगा। और आयतन आवेश का मतलब क्या होगा कि कोई भी एक वस्तु हो जिसमें आयतन हो और उसको जब आवेशित किया जाए तो उसके आयतन पर समान रूप से आवेश वितरित हो जाए, वही हमारा आयतन आवेश वितरण कहलाएगा। अर्थात यहाँ पर हमने लिखा जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाए और आवेश समान रूप से उस वस्तु के आयतन पर वितरित हो जाए, आयतन आवेश वितरण कहलाता है। यानी कि कोई एक वस्तु है जिसमें ये मान लेते हैं आयतन है और इसको जब आवेशित किया गया तो समान रूप से यहाँ पर आवेश वितरित हो गए। तो ये जो वस्तु है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा आयतन आवेश वितरण कहला जाएगा। और इस वस्तु का जो आयतन है वो मान लेते हैं V है और इस पर जो आवेश वितरित हुआ वो क्या है, Q है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आयतन आवेश घनत्व के बारे में। तो यहाँ पर हमने लिखा कि किसी वस्तु के एकांक आयतन में वितरित आवेश की मात्रा आयतन आवेश कहलाता है। इसे रो से लिखा जाता है। अब यहाँ पर रो बराबर जो होगा तो यहाँ पर घनत्व का मान क्या हो जाएगा, रो जो यहाँ पर आयतन आवेश घनत्व है, घनत्व का मान हमारा हो जाएगा आवेश बटा आयतन, क्योंकि यहाँ पर आयतन की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर रो का जो मात्रक हो वो होगा कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम और आयतन का मीटर क्यूब। तो हमारा यहाँ पर जो मात्रक हो जाएगा रो का, अर्थात जो आवेश घनत्व हमारा होगा उसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। ये इतनी बात हो गई। अब अगर इस वाले भाग का अगर हम
यहाँ पर आयतन आवेश घनत्व निकाले, अर्थात यहाँ पर रो का मान निकाले, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आवेश हमारा यहाँ पर क्यू है, ऊपर क्यू हो गया, आयतन इसका बी है, बी हो गया, तो रो इज इक्वल टू हो गया हमारा क्यू अपान बी। तो ये हमारा हो गया इसका आयतन घनत्व। अब हम बात करते हैं कि कोई एक यहाँ पर ये आयतन वाला वस्तु है, एक समान आवेशित वस्तु है, आयतन आवेश घनत्व, यानी कि ये हमारा क्या है, एक समान आयतन जो इसका इस पर आवेश है। अब इसके कारण कोई एक बिंदु बाहर स्थित हो और इस बिंदु पर मान लेते हैं Q0 आवेश हो, तो इस पर ये जो वस्तु है, ये जो आयतन है, इसके द्वारा कितना बल लगाया जाएगा, इसको अगर निकालना हो तो यहाँ पर क्या किया हमने, ये एक आयतन ले लिया और इसका जो आयतन है वो B है और इस पर जो आवेश वितरित है वो Q है। अब यहाँ पर इसके r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर Q0 आवेश है और इस Q0 आवेश पर इस पूरे पृष्ठ से, इस पूरे वस्तु से कितना बल लगेगा उसको हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा भाग लेंगे, अर्थात एक छोटा सा बिंदु लेंगे और ये जो हम आयतन लेंगे, ये आयतन हमारा dV हो जाएगा, क्योंकि पूरा आयतन क्या है हमारा V, और यहाँ पर जब हम छोटा भाग लेंगे तो इसका आयतन कम हो जाएगा, अर्थात इसको हम dV मान लेंगे। तो dV से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, इस पर हमें बल का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इस dV के लिए यहाँ पर आयतन घनत्व निकाल लेंगे, अर्थात रो का मान निकालेंगे। ये हमारा रो है, रो थोड़ा गड़बड़ होता है, रो हमारा है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा Q, यहाँ पर आवेश हमारा Q है, तो यहाँ पर Q हमने लिख दिया। और जो हमारा यहाँ पर इसकी आयतन जो है वो क्या है, dV है, क्योंकि हमने छोटे से भाग की बात की है, तो यहाँ पर आयतन dV हो गया, तो रो बराबर हो जाएगा Q अपान dV। और यहाँ से अगर हम इस Q का मान निकालेंगे तो Q इक्वल टू हो जाएगा PdV, अर्थात Q का मान PdV हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बल का मान निकालेंगे तो बल का सूत्र होता है F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 क्या है Q0, तो यहाँ पर हमने Q0 लिख दिया। Q2 क्या है Q, तो Q का मान क्या है PdV, तो यहाँ पर PdV नहीं बल्कि यहाँ पर ये रो dV, यहाँ पर ये P की तरह कर जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि ये रो है P नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रो dV। अब यहाँ पर क्या है कि इस Q0 को हम बाहर कर लेंगे। अब मतलब कि ये क्या है, ये जो ये वाला भाग है, ये जो बल निकला है, ये इस छोटे से आयतन के कारण इस P बिंदु पर बल का मान निकला है। अब अगर हमें इस पूरे वस्तु अर्थात इस पूरे आयतन के कारण इस P बिंदु पर बल को जानना होगा, तो इसके लिए हम इस भाग का, इस छोटे से भाग का समाकलन कर देंगे और बात हमारा क्या होगा कि पूरा आयतन जो होगा इसके कारण इस P बिंदु पर बल हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इसका यहाँ पर समाकलन करेंगे तो ये इक्वल टू Q0 अपान 4πε0 हो जाएगा और इसका जब समाकलन हो जाएगा तो रो अपान R स्क्वायर इंटू dV हो जाएगा। तो ये जो हमारा F का मान होगा ये पूरे आयतन के कारण इस P बिंदु पर बल का मान होगा। तो इस चीज़ का भी यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने अगले पेज पर और यहाँ पर अब हम जानेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। और विद्युत क्षेत्र क्या होता है इस चीज़ को सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि क्षेत्र क्या होता है। क्षेत्र का मतलब एक दायरा से होता है। जैसे मान लीजिए कि ठंडी के मौसम में लोग गांव देहात में लोग बैठ जाते हैं आग के पास, और आग के पास जब वो बैठ जाते हैं तो क्या होता है, उनको गर्मी महसूस होता है, अर्थात उनको उष्मा मिलता है। यानी कि हीटर एक होता है, हीटर बीच में जल रहा होता है, उसके किनारे किनारे लोग यहाँ पर बैठे होते हैं। तो ये जो लोग बैठे होते हैं ये इस हीटर के उष्मीय क्षेत्र में बैठे होते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस उष्मीय क्षेत्र के बाहर बैठेगा तो उसको उष्मा नहीं मिलेगा, अर्थात उसको वही ठंडी महसूस होगी। और जैसे ही ये जो व्यक्ति है ये इस क्षेत्र में आ जाएगा तो यहाँ पर जब आएगा तो क्या होगा, इसको यहाँ पर उष्मा मिलेगी इस हीटर के कारण, और क्या होगा, उसकी ठंडी दूर हो जाएगी। अर्थात अगर आप देखे होंगे तो क्या होता है कि जब आप कहीं पर लकड़ी जल रहा होता है तो उसके पास में बैठते हैं तो आपको पूरा आँच लगता है, यानी उष्मा आपको मिलती है। लेकिन यहीं पर जब आपके किनारे किनारे लोग बैठे होते हैं उसके पीछे अगर आप कहीं बैठ जाते हैं, नहीं जगह होता है, तो वहाँ पर आँच जो है या फिर जो उष्मा है वो बहुत कम आपको लगती है। तो वो जो क्षेत्र होता है इसका एक निश्चित क्षेत्र होता है जिसमें ही उष्मापरण मिल सकता है आपको, तो यही क्षेत्र इसका उष्मीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर एक आवेश अगर जो होता है, जैसे मान लीजिए धन आवेश है, तो इसके चारों ओर भी एक निश्चित क्षेत्र होता है, और इस निश्चित क्षेत्र में अगर कोई अन्य आवेश को आप रखेंगे, कोई परीक्षण आवेश मतलब बहुत छोटा सा आवेश,
उस छोटे से आवेश को अगर इस क्षेत्र में रखेंगे तो इस आवेश पर एक बल लगेगा, क्योंकि हमको पता है कि समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पर अगर ये समान प्रकार के होंगे तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये विपरीत प्रकार के होंगे तो इनके बीच आकर्षण लगेगा, लेकिन यहाँ पर बल लगेगा। अगर यही Q0 परीक्षण आवेश यहाँ पर हो तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो इसका क्षेत्र है, इसका जो दायरा है, इस दायरे के बाहर है। तो ये जो हमारा पूरा क्षेत्र है, यही क्षेत्र हमारा कहलाता है विद्युत क्षेत्र। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका परिभाषा हमने ऊपर लिखा है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य परीक्षण आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये जो आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई परीक्षण आवेश आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र तो आप जान गए होंगे। अब विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं द्वारा यहाँ पर हम निरूपित कर सकते हैं। एक वैज्ञानिक थे फैराडे, उन्होंने क्या किया कि इस चीज को सरल बनाने के लिए उन्होंने विद्युत बल रेखाओं की उत्पत्ति की, विद्युत बल रेखाओं से चीजों को समझाने की कोशिश की। तो विद्युत बल रेखा क्या होती है, इस चीज को यहाँ पर जानते हैं। दोस्तों, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिसमें एकांक धन आवेश चलते हों, विद्युत बल रेखा कहलाती है। कहने का मतलब क्या है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है उसको विद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित कर सकते हैं। और विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं इनमें कोई कोण बनाती हुई ये नहीं चलती, अर्थात ये निष्कोण होती हैं और ये केवल कल्पना की गई हुई रेखा है। यहाँ पर ये कोई वास्तविक रेखा नहीं होती, काल्पनिक रेखा होती है। केवल इस चीज को समझने के लिए, इस चीज का अध्ययन करने के लिए हम यहाँ पर इस बल रेखाओं का कल्पना मात्र कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं ये कुछ इस प्रकार से चलती हैं, अर्थात इसमें धन आवेश चलता है, ये धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। अब हम इन बल रेखाओं के गुण के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला गुण होगा कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। धन आवेश से निकलती हैं, ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। यहीं पर अगर आप मैग्नेट अर्थात चुंबक को पढ़े होंगे तो यहाँ पर क्या होता है यन और यहाँ पर क्या होता है यस। यहाँ से जो बल रेखाएं निकलती थी, चुंबकीय बल रेखाएं, वो इस प्रकार से जाती थी और इसी के अंदर से फिर ये वलय बनाती हुई ये फिर निकल आती थी बाहर। यानी कि यहाँ से निकलती थी, ऐसे जाती थी, फिर ये अंदर से वलय बनाती हुई इस प्रकार से बाहर निकल जाती थी। तो यहाँ पर ये वलय बनाती थी। लेकिन यहाँ पर ये जो हमारा जो यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं हैं ये वलय नहीं बनाएंगी, अर्थात ये धन आवेश से शुरू होंगी और माइनस चार्ज पर जाकर समाप्त हो जाएगी। तो ये इसका पहला गुण हो गया। दूसरा गुण पर अगर हम बात करें तो ये जो बल रेखाएं हैं ये आपस में कभी काट नहीं सकती एक दूसरे को, यानी कि ये बल रेखाएं ऐसे नहीं चल सकती हैं। ये केवल चलेंगी तो कुछ इस प्रकार से ही चलेंगी, ये एक दूसरे को काटती नहीं है। ये चीज़ आपकी हो गई। उसके बाद में जो विद्युत बल रेखा की और गुण पर की बात करें तो विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचें तो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये जो होगा ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन होगा, अर्थात विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा। कहने का मतलब समझिए कि यहाँ पर अगर कोई एक बिंदु है, इस पर हम एक स्पर्श रेखा खींचें तो इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका डायरेक्शन कुछ यहाँ पर होगा। यहाँ पर कोई हम बिंदु लें, इस पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो इसका डायरेक्शन यहाँ होगा, यहाँ पर लिए तो यहाँ होगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि हर बिंदु पर विद्युत बल रेखा के हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज होता रहता है। तो ये विद्युत बल रेखा का यहाँ पर कुछ गुण हो गए। अब हम इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद में अब हम चलेंगे और जानेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने अगले पेज पर और अब हम जानेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने लिखा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहलाएगी। यानी कि कोई एक यहाँ पर प्लस Q के कारण कोई एक यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है और इसमें कोई एक परीक्षण आवेश रख दिया जाए तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा वही बल हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात ये जो बल होगा यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा कि यदि विद्युत क्षेत्र में रखा परीक्षण आवेश Q0 हो, यानी कोई विद्युत क्षेत्र हो उसमें एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हो
तथा इस पर विद्युत क्षेत्र के कारण F बल लग रहा हो, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = हो जाएगा F/Q0। अब यहाँ पर क्या होगा कि F का जो मात्रक होगा यानी कि बल का जो मात्रक होगा वो न्यूटन होगा, और यहाँ पर जो आवेश का मात्रक होगा वो कूलाम होगा, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा और E = F/Q0 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अगर हम विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन को देखें तो यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो -Q आवेश होता है इसमें जो विद्युत बल रेखा का या विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होता है वो अंदर की तरफ होता है, अर्थात -Q आवेश की ओर होगा, यानी ऋण आवेश के ओर होगा। और यहीं पर अगर कोई धन आवेश है तो उस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत बल रेखा जो होगी वो बाहर की ओर होगी, अर्थात इसका डायरेक्शन बाहर की ओर होगा इस +Q आवेश की। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से क्या है कि प्लस आवेश होता है वहाँ से बल रेखाएं निकलती हैं, और जो माइनस आवेश होता है वो माइनस आवेश इन बल रेखाओं को मतलब अवशोषित करता है। तो इसी कारण से जो माइनस चार्ज होगा उसमें बल रेखाएं उसके अंदर की तरफ होंगी, और प्लस चार्ज होगा उसमें बल रेखाएं हमारा बाहर की तरफ होंगी। तो ये हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम बात करेंगे बिंदुवत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों फाइनली से हम आ चुके हैं अपने अगले पेज पर, और यहाँ पर हम जानेंगे बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। बिंदुवत आवेश का मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई एक आवेश होगा और उसी में कोई r दूरी पर एक कोई अन्य बिंदु होगा, और उस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा माना +Q आवेश बिंदु O पर स्थित है, O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, एक बिंदु O लिया और उस पर हमने एक +Q आवेश ले लिया। अब इस +Q आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है, और इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E का मान हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इस P बिंदु पर हमें एक परीक्षण आवेश को रखना होगा। तो यहाँ पर हमें एक परीक्षण आवेश Q0 रख दिए। अब यहाँ पर जब एक आवेश यहाँ पर हो गया +Q और एक आवेश यहाँ पर हो गया, तो दो आवेश हो गए, तो यहाँ पर बल लगेगा इनके बीच में, अर्थात यहाँ से हम F = लिख सकते हैं 1/4πε0 × Q0/r²। पहला आवेश हमारा Q है तो Q लिख दिया, दूसरा आवेश Q0 है, Q0 लिख दिया। तो यहाँ से हमको बल का मान मिल गया, यानी कि ये जो हमारा बिंदु आवेश दोनों हैं इनके बीच में बल हमको मिल गया। अब यहाँ पर क्या है कि हमको पता है E = F/Q0 होता है, इसको जस्ट अभी हमने समझा है। तो E = जब F/Q0 होता है तो इस F के स्थान पर इस F का मान रख देंगे, और उसके बाद में जो आएगा वो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाएगा। तो E के स्थान पर E हो गया, F के स्थान पर 1/4πε0 × Q0/r² हो गया, और बटे में 1/Q0 बचा, तो 1/Q0 हो गया। एक Q0 से Q0 कट गया, और कुल मिलाकर जो बचा वो बचा E = 1/4πε0 × Q/r²। और इसका जो मात्रक होगा, जो अभी विद्युत क्षेत्र का मात्रक हमने बताया था, वो होगा न्यूटन प्रति कूलाम। क्यों? क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और जो आवेश का मात्रक होता है वो कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। तो इस प्रकार से बिंदुवत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं आवेश निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। आवेश निकाय के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर हमें निकालना है तो हम अध्यारोपण के सिद्धांत के आधार पर इस चीज को जान सकते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत अभी जस्ट इसी वीडियो में पढ़ाया हूँ इसके पहले। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हमने XY एक्सिस ले लिया है, और इस XY एक्सिस में बहुत सारे बिंदु आवेश हैं, जैसे यहाँ पर Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ... Qn, यानी कि n पदों तक यहाँ पर बिंदु आवेश स्थित है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर इस मूल बिंदु से अगर हम इस Q1 तक एक लाइन खींचे तो ये जो हमारा होगा ये क्या होगा, Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश, अर्थात ये क्या होगा R1, जो वेक्टर R1 है ये हमारा Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश होगा। उसके बाद में यहाँ पर ये जो Q2 होगा ये क्या होगा, ये जो हमारा अगर इस चीज़ को मूल बिंदु से इस Q2 तक मिलाना तो ये जो हमारा R2 होगा ये R2 क्या होगा, Q2 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश।
ऐसे R3 जो होगा वो क्या होगा, Q3 के कारण मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश। उसके बाद में Q4 जो होगा उसमें क्या आ जाएगा, R4, वेक्टर R4। तो वेक्टर R4 क्या होगा, Q4 के कारण मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश। तो इस प्रकार से n पद हैं, n पदों के यहाँ पर जो स्थिति सदिश है वो हमको मिल जाएंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है और इस Q0 पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जब ज्ञात करना है तो सबसे पहली बात तो ये जो Q1 आवेश है, ये Q1 आवेश इस Q0 आवेश पर एक बल लगाएगा इस तरफ। उसके बाद में Q2 आवेश एक बल लगाएगा इस Q0 पर इस तरफ। ऐसे Q3 आवेश भी इस Q0 आवेश पर लगाएगा बल। उसके बाद में Q4 आवेश जो होगा वो भी बल लगाएगा इस Q0 पर। ऐसे n आवेश हैं तो n आवेश इस Q0 आवेश पर बल लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि जब हमको बल का मान पता है और यहाँ पर हमें आवेश का मान पता है तो कुल मिलाकर हम विद्युत क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं। अर्थात यहाँ पर क्या होगा कि E1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E2 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, E4, E5, E6, E7 En के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी उनका अगर हम योग कर देंगे तो ये जो हमारा परीक्षण आवेश है इस पर कुल जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो मिल जाएगी। अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं E=E1 + E2 + E3 + En। मतलब इस Q1 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का योग, Q2 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का योग, Q3 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का योग Qn के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का योग कर देंगे तो हमें E का मान मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम E1 का मान यहाँ पर निकालेंगे तो E हमको पता है 1/4πε0 × Q/r² होता है। तो यहाँ पर अगर हम E1 की बात करें तो E1 हमारा क्या होगा, इस Q1 के कारण इस Q0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात यहाँ पर क्या है, अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 × Q1 के कारण हो रहा है तो Q1 हो गया। और जो बीच की दूरी है वो क्या है, वो हमारी होगी R0 मतलब R0 यानी कि ये जो हमारा Q0 है इस Q0 का इस Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश होगा। अर्थात ये जो हमारा होगा R01 ये हमारा होगा इसके और इसके बीच की दूरी। ऐसे R02 इसके और इसके बीच की दूरी होगी। ऐसे R03 Q3 और उसके बाद में Q0 के बीच की दूरी होगी। ऐसे R04 जो होगा वो Q4 और Q0 के बीच की दूरी होगी। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर इसके बीच की दूरी क्या है R01, तो यहाँ पर R01 हो गया। इसी प्रकार से जब हम E2 का मान लिखे तो यहाँ पर हो गया Q2 और यहाँ पर क्या हो गया R02। ऐसे यहाँ पर जब हम E3 का मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q3 और नीचे R03। ऐसे n पदों तक चलता रहेगा। तो ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। तो कॉमन यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है 1/4πε0। तो यहाँ पर हमने इसको कॉमन ले लिया। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखें तो Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Qn पदों तक यहाँ पर ये बढ़ता चला जाएगा। यानी कि एक अंक यहाँ पर बढ़ा, एक अंक यहाँ बढ़ा, एक अंक यहाँ बढ़ा जाए, यानी कि क्रम से एक एक अंक बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर R01 R02 R03 R04 R05 ये भी आपका क्रम से बढ़ता चला जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम इसको छोटे भाग में लिखें, प्लस का चिन्ह भी लगा है तो यहाँ पर हम समेशन का चिन्ह लगा दिए। समेशन का मतलब योग का चिन्ह होता है, ठीक है। उसके बाद में I हम यहाँ पर मान लिए और I = 1 to n ले लिया। तो I जब 1 to n हो गया तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो जो क्वांटिटी एक एक अगर बढ़ रही है उसके साथ हम I लगा। I का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा I = 1 to n जब हमने यहाँ पर ले लिया तो यहाँ पर क्या करेंगे कि Q1 जैसे यहाँ पर हमने लिखा है Q1 Q2 Q3 Q4 तो ये चीज़ हमको दोबारा से यहाँ पर मिल जाएगा। अर्थात यहाँ से 1 to n तक है तो यहाँ पर हम QI के स्थान पर एक बार Q1 रखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे Q2, प्लस लगाएंगे Q3, प्लस लगाएंगे Q4, ऐसे रखते चले जाएंगे। ये समेशन का चिन्ह यही दर्शाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप आवेश के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना चाहते हैं तो इस सूत्र के माध्यम से यहाँ पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल सकते हैं। और एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो पॉइंट हमारा है ये क्या है
आर कैप 0i का मतलब ये हुआ कि ये केवल और केवल डायरेक्शन को बता रहा है, इसका बहुत ज़्यादा कोई मतलब है नहीं, ये एक एकांक सदिश है। तो कुल मिलाकर ये हमारा हो गया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले पेज पर। दोस्तों फाइनली से आ चुके हैं अपने अगले पेज पर। अब हम जानेंगे विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि दो आवेश हों, जो आवेश हो उनका परिमाण बराबर हो। परिमाण का मतलब आप समझिए कि अगर ये 5 कूलाम का आवेश है तो ये भी 5 कूलाम का आवेश हो। यहाँ पर ये अगर 10 कूलाम का आवेश है तो ये भी यहाँ पर 10 कूलाम का आवेश हो, अर्थात इनका परिमाण बराबर हो। लेकिन ये विपरीत प्रकृति के हो, यानी कि अगर ये 5 कूलाम माइनस में हो तो ये 5 कूलाम प्लस में हो। कहने का मतलब क्या है कि ये एक धन आवेश होना चाहिए और एक ऋण आवेश होना चाहिए। तो यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है। इसका परिमाण क्यू सेम है, लेकिन यहाँ पर दिशा क्या है, विपरीत है, अर्थात इनका जो प्रकृति है वो क्या है, अलग है, अर्थात ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज। अगर ये दोनों आवेश अति अल्प दूरी यानी कि बहुत ही कम दूरी, बहुत ही सटे से हों तो वो क्या कहलाएंगे, हमारा ये जो युग्म तैयार होगा ये क्या कहलाएगा, हमारा विद्युत द्विध्रुव। तो ये हमारा हो गया विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव के बारे में ऊपर हमने लिख दिया है, एक बार पढ़ देते हैं। यदि दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो वह विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। तो यहाँ पर लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव में कोई एक आवेश तथा उनके बीच अल्प दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहलाता है। यानी कि दो आवेश तो यहाँ पर हैं, तो दोनों आवेश में से कोई एक आवेश ले लीजिए, चाहे माइनस वाला चाहे प्लस वाला, वो मायने नहीं करता। तो यहाँ पर क्या है कि एक आवेश और बीच की अल्प दूरी का जो गुणनफल होगा वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। अर्थात यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमने एक माइनस क्यू आवेश लिया, यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश लिया और मान लिया कि दोनों आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी है, जो बहुत कम दूरी है, वो क्या है, 2l है। तो कुल मिलाकर, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ विशेष ध्यान, यहाँ पर 2l क्यों लिखा गया, जो कि बड़ा लगता है, यहाँ पर यल क्यों नहीं लिखा गया दोस्तों। यहाँ पर 2l इसलिए लिखा गया क्योंकि आगे आने वाला जो डेरिवेशन होगा, आगे जब हम सूत्र को और प्रूव करेंगे तो वहाँ पर ये 2l हमको सूत्र को प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो इस कारण से इसको 2l लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इसकी अल्प दूरी 2l है। तो कुल मिलाकर अगर P की बात करें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें, तो P = क्या हो जाएगा, 2ql, अर्थात एक आवेश q ले लिया हमने और बीच की दूरी l ले लिया, अर्थात 2ql हो गया। और इसके मात्रक की बात करें तो q का हमारा हो जाएगा कूलाम और l अर्थात मीटर में हो जाएगा, तो कूलाम से मीटर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया ये पेज तैयार। अब इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले। तो दोस्तों फाइनली से आ चुके हैं अपने अगले पेज पर और अब हम यहाँ पर जानेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय रेखा क्या होती है, सबसे पहले इस चीज को जानना होगा। यानी कि क्या होता है, जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसी के अक्ष में कोई एक बिंदु P स्थित होगा और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी होगी इस विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो इस चीज को यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा, माना एक विद्युत द्विध्रुव O पर स्थित है, O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यानी कि एक ये विद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु क्या है, O है, अर्थात ये O बिंदु पर स्थित है। O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P, यानी कि O से लेकर r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P, और इस P बिंदु पर इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो विद्युत द्विध्रुव का हमारा पहला आवेश -q है, दूसरा आवेश +q है। इसके बीच की जो अल्प दूरी है विद्युत द्विध्रुव की वो क्या है, 2l। तो अब यहाँ पर ये जो O है वो मध्य में है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको दो भागों में 2l को बांटेंगे तो ये एक l हो जाएगा और यहाँ पर एक l हो जाएगा। तो अब क्या है, अब यहाँ पर जब एक आवेश ये है और एक आवेश ये है, तो सबसे पहले तो हम इस -q के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालते हैं। तो हमको पता है जो एक बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, Fe = 1/4πε0 × Q/r², ये हमारा होता है सूत्र। तो यहाँ पर क्या है कि E1 की बात करेंगे, अर्थात इस -q के कारण इस P बिंदु पर जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 = 1/4πε0, आवेश हमारा q है तो यहाँ पर q हो गया
और उसके बाद में ये हमारी क्या है, दूरी है इसकी। क्यों? क्योंकि r दूरी तो यहाँ तक हो गई p की, और इसके बाद में l दूरी बचता है, अर्थात r प्लस l जो होगा ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक की पूरी दूरी होगी। अर्थात इस -q से p तक की जो दूरी होगी वो r प्लस l दोनों मिलाकर हो जाएगा। अर्थात r प्लस l का होल स्क्वायर कर लिया, ये हमें समीकरण नंबर फर्स्ट मिल गया। अर्थात इस -q के कारण इस बिंदु p पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मिल गया। उसके बाद में अब हम प्लस q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। अर्थात इस प्लस q के कारण इस बिंदु p पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हमको सूत्र पता है E = 1/4πε0 × Q/r²। तो यहाँ पर क्या होगा, E यहाँ पर E2 हो जाएगा, चूंकि हम जो माइनस वाले से लिए थे तो इसको E1 नाम दे दिया, इसको हम E2 नाम दे देंगे। तो E2 बराबर होगा 1/4πε0 × Q। हमारा आवेश क्या है, Q है। Q अपान, अब यहाँ पर हमारा जो दूरी होगा वो क्या होगा, यहाँ पर दूरी जो यहाँ से यहाँ तक की बात की जा रही है, तो R में से अगर हम L को माइनस कर दें तो ये इतनी दूरी हो जाएगा। अर्थात ये जो इतनी दूरी है, इतनी दूरी में से अगर हम इतनी दूरी कम कर दें तो हमें मिल जाएगा ये दूरी। अर्थात R में से L को अगर हम कम कर दें तो हमें ये जो Q प्लस Q और P के बीच की दूरी मिल जाएगी। तो यहाँ पर R माइनस L इसके बीच की दूरी हो जाएगी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, R माइनस L। तो बीच की दूरी का वर्ग अर्थात R प्लस L, यहाँ पर R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से E2 का मान मिल जाएगा, इसको समीकरण नंबर सेकंड बना देंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि अगर हमें इस बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो चूंकि यहाँ पर -q प्लस q और P तीनों एक ही अक्ष में, तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम अंतर ज्ञात कर लें तो कुल मिलाकर इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = E2 - E1। E2 - E1 कैसे पता चला, यानी कि हमको E1 में से E2 को घटाना है, कि E2 में से E1 को घटाना है। ये चीज़ अगर फाइंड करना हो, ये चीज़ जानना हो तो कैसे जानेंगे। यहाँ पर क्या है कि ये जो प्लस Q आवेश है, प्लस Q आवेश हमारा P के बहुत ज़्यादा समीप है, और जो दूरी होती है बीच की, ये दूरी जितने ज़्यादा होगी उतने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी, क्योंकि ये यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती है। और यहाँ पर जितने कम होगा दूरी उतने हमारा विद्युत क्षेत्र का मान घटेगा, यानी कि बढ़ेगा। तो क्या हुआ, यहाँ पर इसकी जो दूरी है वो क्या है, कम है, तो दूरी कम होने पर विद्युत क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा। अर्थात इस प्लस Q के कारण इस P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा, इसलिए हम इस E2 में से E1 को घटाएंगे। तो यहाँ पर E = E2 - E1 हो गया। अब E2 का मान यहाँ रख देंगे, E1 का मान रख देंगे, तो यहाँ से हमने समीकरण फर्स्ट और सेकंड से मान रख दिया। अब जब मान रखे तो यहाँ पर 1/4πε0, यहाँ पर 1/4πε0, Q दोनों में कॉमन हो जाएगा, अर्थात Q/4πε0 कॉमन हो जाएगा, और बाकी अंदर क्या बचेगा, अंदर केवल और केवल क्या बच जाएगा, यहाँ पर ये यहाँ पर बचेगा और ये बचेगा। और जब इन दोनों का लासा लेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा, इसका जब लासा लेंगे तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो ये वाला पद यहाँ पर चला जाएगा, ये वाला पद यहाँ पर आ जाएगा, और इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो गुणा कैसे किया जाएगा, इस चीज़ को यहाँ पर हम कर दिखाते हैं। R प्लस L का होल स्क्वायर, वहाँ पर क्या है, R प्लस L का होल स्क्वायर इंटू R माइनस L का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको R प्लस L इंटू R प्लस L में तोड़ लेंगे, इसको R माइनस L इंटू R माइनस L में तोड़ लेंगे। यानी ये 2 बार है तो इसको 2 बार लिख लिया, ये 2 बार है इसको 2 बार लिख लिया। अब इस प्लस वाले को एक बार माइनस वाले के साथ, इस प्लस वाले को एक बार माइनस वाले के साथ। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, A प्लस बी इंटू A माइनस बी वाला सूत्र लग जाएगा। अर्थात यहाँ पर हो जाएगा R² माइनस L²। इसको और इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर सूत्र हमें मिलेगा R² माइनस L², क्योंकि ये होता क्या है सूत्र, A² माइनस B² इक्वल टू A प्लस बी इंटू A माइनस बी। तो यहाँ पर देखेंगे A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो इसका सूत्र क्या होगा, A² माइनस B²। A के स्थान पर R है तो R² का स्क्वायर, और B के स्थान पर L है तो L का स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर एक प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर भी इसका मान क्या हो जाएगा, R² माइनस L²। दोनों एक ही प्रकार के हैं, अर्थात इनका दोनों का गुणा होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा और ये समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर R² माइनस L² का होल स्क्वायर हो गया, अर्थात यहाँ पर R² माइनस L² का होल स्क्वायर हो गया, इसका और इसका गुणनफल। उसके बाद में ये वाला पद यहाँ आ गया, ये वाला पद यहाँ ऊपर आ गया।
अब क्या करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पर हल करेंगे इन दोनों को। तो जब हम इन दोनों को हल करेंगे तो सबसे पहले ये चीज़ें हमने उतार ली। यहाँ पर इसका कोष्ठक खोलेंगे तो सूत्र हमको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl हो गया, माइनस लगा है माइनस लगा दिए, आर स्क्वायर हो गया, फिर प्लस एल स्क्वायर होगा, लेकिन जैसे ही माइनस लगा है ना तो माइनस जैसे कोष्ठक खोलेगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस। उसके बाद में फिर यहाँ पर हमारा 2rl होगा, लेकिन यहाँ पर प्लस में होगा। अब यहाँ पर जैसे ही कोष्ठक खुला तो यहाँ पर बाहर माइनस था, इसलिए माइनस हो गया। अब आर स्क्वायर एल स्क्वायर यहाँ पर कट जाएंगे, बचेगा क्या 2rl यहाँ पर माइनस तो कुल मिलाकर जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हमको E इक्वल टू मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 4rl, अर्थात 2rl जुड़कर 4rl हो गए। अब एक ध्यान दीजिए बात यहाँ पर, अगर हम इसको 2 इंटू 2 लिख लें, 4 को 2 इंटू 2 लिख लें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2QL, और P बराबर क्या होता है 2QL। P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इस चीज़ को हम बता रखे हैं। तो P बराबर जब 2QL होता है तो 2QL के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं P, अर्थात यहाँ पर हमने लिख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, और यहाँ पर जब 2 यहाँ जैसे 4 है तो 2 इंटू 2 होगा, तो एक 2 का यूज़ तो 2QL के लिए हो जाएगा, बाकी एक 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिख लिया, और 2QL के स्थान पर हमने P लिख लिया, 2QL के स्थान पर हमने P लिख लिया, बचा क्या R को लिख लिया, अर्थात 2PR यहाँ पर हो गया। अब एक चीज़ विशेष ध्यान दो कि यहाँ पर ये जो यल है, यल क्या है, इस विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी है, और विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम दूरी होती है, अर्थात वो बहुत ज़्यादा अल्प दूरी होती है, और जब उसका आधा कर दिया जाएगा अर्थात यल में बांट दिया जाएगा तो वो और छोटी हुई, यानी कि ये जो R है, R से ये यल बहुत ही ज़्यादा छोटा है, अर्थात R के संदर्भ में इस यल को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, तो कुल मिलाकर ये यल स्क्वायर हट जाएगा और मिलेगा क्या, ये इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR ऊपर लिख दिया गया, और R के पावर 2 और R के पावर 2 कुल मिलाकर हो जाएगा R के पावर 4, और 4 में से एक R ऊपर से कट जाएगा, तो कुल मिलाकर क्या मिलेगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ऊपर क्या बचा 2P और नीचे R3, तो ये हमको यहाँ पर मिल जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P/R3। तो इस प्रकार से आप विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। आप यहाँ से इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी उसके बाद में अगले टॉपिक पर हम चलें। दोस्तों फाइनली से हम आ चुके हैं अपने अगले पेज पर, और यहाँ पर हम जानेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय रेखा मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी तक हमने अक्षीय रेखा पढ़ा, अर्थात ये जो हमारा एक विद्युत द्विध्रुव था, इसी के अक्ष में एक बिंदु P था, और उस पर हमें विद्युत द्विध्रुव के इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो ये एक ही अक्ष में था, अर्थात उसे अक्षीय में रेखा में कहा गया। लेकिन निरक्षीय रेखा का मतलब क्या होगा कि ये विद्युत द्विध्रुव यहाँ पर होगा, और इस अक्ष पर कोई बिंदु ना होकर ऊपर कहीं पर कोई एक बिंदु होगा जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव ले लिया, -Q +Q, उसके बाद में चूंकि इसके बीच की अल्प दूरी हमने मान लिया 2L, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसका मध्य बिंदु O है, और O पर जो लंब है, इसी लंब रेखा पर ऊपर की ओर R दूरी पर एक बिंदु P है, R दूरी पर एक बिंदु P है, और इस P बिंदु पर हमें इस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है। तो जब ये यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब ये 2L है, और चूंकि ये जो हमारा O बिंदु है ये मध्य बिंदु में पर स्थित है, तो 2L का आधा यहाँ पर L हो जाएगा और ये L हो जाएगा, अर्थात Q से लेकर और O के बीच की दूरी L हो जाएगी, O से लेकर Q के बीच की दूरी यहाँ पर भी L हो जाएगी। ये दूरी हमको पता चल गई, ये दूरी हमको R पता है, इसको मान लेते हैं ये थीटा कोण बनाता है, और इसको जब हम P से मिलाएंगे तो ये दूरी हमको पता नहीं होगा। तो इस दूरी को पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण का अगर केवल मान निकालना है तो कर्ण क्या होगा हमारा, √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब यहाँ से स्क्वायर चला जाएगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, कर्ण का मान निकालना हो अगर हमको, तो कर्ण लंब का मान क्या है R², तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
आर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में आधार का मान क्या है, यल है, तो यहाँ पर प्लस यल स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात ये जो हमारा कर्ण का मान है ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, तो ये मान इसका हो गया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी वही सेम दूरी है, तो यहाँ पर भी वही मान हो जाएगा। तो इतनी बात हो गई। अब हम क्या करेंगे कि इस माइनस क्यू के कारण इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे। तो यहाँ पर हम E1 लिखते हैं, अर्थात इस माइनस क्यू के कारण इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। तो आर हमारा क्या है, यहाँ पर आर, जैसे यहाँ माइनस क्यू है और यहाँ पर बिंदु P है, तो इसके बीच की दूरी क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया पहली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात इस माइनस क्यू के कारण इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस प्लस क्यू के कारण इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q। बेस हमारा Q है और बटे में दूरी हो जाएगा, दूरी हमारा क्या है, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, और ये समीकरण नंबर सेकंड हो गया। अब समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड जब मिल गया था, E1 और E2 का मान मिल गया, तो एक चीज हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो हमारा प्लस क्यू है, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किस तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो प्लस क्यू से जो बल रेखाएं होती हैं वो बाहर की ओर निकलती हैं। ये बात हम आप सभी को समझा चुके हैं। तो इस कारण से क्या होगा कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा ये ऊपर की ओर यहाँ पर कुछ होगा E1। उसके बाद में जो ये माइनस क्यू है, इसके कारण इस P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा वो अंदर की तरफ होगा, अर्थात यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर। तो यहाँ पर क्यों होगा, क्योंकि हमने आप सभी को यहाँ पर बता रखा है कि जो माइनस आवेश होता है, माइनस आवेश में अंदर की ओर विद्युत बल रेखाएं चलती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके अंदर, अर्थात इस माइनस आवेश की ओर होगा। अब यहाँ पर अगर हम इसको समांतर घटकों तथा यहाँ पर लंबवत घटकों में इसको वियोजित करें, तो लंबवत घटक को हम साइन थीटा से लिखते हैं और समांतर घटक को हम कॉस थीटा से लिखते हैं। तो अगर हम लंबवत घटक लेंगे तो यहाँ पर E1 साइन थीटा ऊपर की ओर हो जाएगा, और एक दूसरा जो घटक होगा वो क्या होगा, E2 साइन थीटा नीचे की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, दिशा विपरीत हो गई, अर्थात E1 साइन थीटा ऊपर की ओर है और E2 साइन थीटा नीचे की ओर है। और यहाँ पर जब हमारा जो आवेश है, ये इनका जो क्वांटिटी है, अर्थात इनका जो परिमाण है वो दोनों बराबर है। इस कारण से यहाँ पर जो इसका मान होगा, जैसे इसका मान अगर 5 है तो इसका मान भी 5 होगा, लेकिन एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, अर्थात ये दोनों कट जाएंगे। अर्थात ये जो लंबवत हमने घटक लिया है, इस लंबवत घटक का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऊपर वाले का जो हमारा डायरेक्शन है वो ऊपर है, और नीचे ये जो हमारा E2 साइन थीटा है इसका डायरेक्शन नीचे है, अर्थात इसका डायरेक्शन विपरीत साइड में है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं समांतर घटक। तो समांतर घटक में क्या होगा कि इस Q1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटक होगा वो कुछ इस बीच में होगा, अर्थात E1 cos थीटा यहाँ पर होगा। उसके बाद में यहाँ पर ये जो हमारा दूसरा वाला जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटक होगा वो भी इसी बीच में होगा, अर्थात यहीं पर कुल मिलाकर इसी लाइन पर एक दूसरा वाला भी घटक हो जाएगा, अर्थात E2 cos थीटा जो होगा वो भी हमारा इसी लाइन पर पड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अगर हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस P बिंदु पर निकालना चाहते हैं तो इस E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को ऐड कर देंगे और हमें इस P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या किए, E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा कर दिया, अर्थात इन दोनों को जोड़ दिए। तो E = E1 cos थीटा का मान यहाँ पर रख देंगे, E1 का मान हम यहाँ पर रखें, cos थीटा लिख दें। यहाँ पर E1 का मान यहाँ दिया है, इस चीज़ को यहाँ पर रखें, cos थीटा बचा है, cos थीटा लिख दिए। फिर उसके बाद में E2 का मान यहाँ पर रख दिए और cos थीटा यहाँ पर बचा है, cos थीटा रख दिए। अब जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दो बार ये चीज़ें हैं तो दो बार हो जाएगा, अर्थात E = 2Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos थीटा अपान, अब यहाँ पर क्या है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से जब होल स्क्वायर है तो ये अंडर रूट हट जाएगा, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब एक चीज़ विशेष ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, cos थीटा। तो इस cos थीटा बराबर हमको पता है आधार बटा कर्ण होता है। तो cos थीटा में अगर आधार की बात करें तो आधार थीटा हमारा ये है, आधार हमारा क्या हो जाएगा, यल, तो आधार हमने यल लिख दिया। उसके बाद में कर्ण क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, तो कर्ण के स्थान पर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर लिख दिया।
तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो cos थीटा का जो मान मिला वो r/√r² प्लस l² मिल गया। अब यहाँ पर क्या है कि cos थीटा का मान जो ये हमको मिला है इस cos थीटा के स्थान पर रख देंगे, तो यहाँ पर हमको मिलेगा E = 1/4πε0, और यहाँ पर क्या करेंगे इस 2q को यहाँ पर ले जाएंगे और ऊपर l हो जाएगा, नीचे की तरफ ये आ जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर r प्लस l की घाते 1 था, और यहाँ पर क्या हुआ, ये जो रोड वाला भाग है, ये जो हमारा रोड वाला भाग है ये नीचे गुणा तो हो जाएगा अंडर रोड वाला भाग, तो ये क्या होगा r² प्लस l² की घाते 1/2, यही तो लिखा है। ये मतलब क्या है कि ये हमारा होगा, और जब इस मान को cos थीटा में रखेंगे तो l हमारा ऊपर हो जाएगा और ये नीचे का पद यहाँ नीचे में गुणा हो जाएगा। तो इसके घात 1 है और इसके घात 1/2 है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, अर्थात 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1/2, कुल मिलाकर क्या हो जाएगा 3/2। अर्थात यहाँ पर क्या मिलेगा r² प्लस l² के घाते 3/2। तो यहाँ पर हमने r² प्लस l² के घाते 3/2 लिख दिया। अब एक चीज़ विशेष ध्यान दो, यहाँ पर ये जो 2ql लिखा है, हमको पता है P = होता है 2ql, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है वो क्या होता है P = 2ql। तो P = 2ql हो गया, अर्थात यहाँ पर हम इसके स्थान पर P लिख सकते हैं। और एक चीज विशेष ध्यान दें, यहाँ पर ये जो l है, ये l क्या है, इस विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी है, और विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l थी, लेकिन इसका भी आधा कर l कर दिया गया। अर्थात l जो है ये बहुत ही छोटी दूरी है, अर्थात बहुत ही कम दूरी है, अर्थात ये r से बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा। इस कारण से इस l को हम यहाँ पर छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो कुल मिलाकर हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, r के घाते 2 बचेगा, क्या r के घाते 2 और गुणा में हो जाएगा 3/2, क्योंकि ये l खत्म हो गया, अब घात का गुणा हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या r के घाते 3। तो यहाँ पर हमको कुल मिलाकर मिलेगा E = 1/4πε0 इंटू 2ql के स्थान पर P हो गया, और l को जब हमने हटा दिया तो इसका और इसका गुणा हुआ यहाँ पर, तो कुल मिलाकर r के घाते 3 आ गया। तो इस प्रकार से आप विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ का भी यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद में हम अगले टॉपिक पर चलें। तो दोस्तों फाइनली से हम आ चुके हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, और हमारा लास्ट टॉपिक है वो है एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल। यानी कि एक समान कोई एक क्षेत्र है और इसमें अगर कोई एक विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण बनाते हुए रख दिया जाए तो इस विद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करेगा, और ये जो बलयुग्म होगा इसको हम प्रत्यानयन बल कहेंगे, और इस प्रत्यानयन बल के सूत्र को आज हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमने लिखा है यदि एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रख दिया जाए तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करेगा जिसे प्रत्यानयन बल कहेंगे। यानी कि ये एक हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसको हम E मान लेते हैं। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हम ये जो विद्युत द्विध्रुव है -q और +q, अर्थात एक ही विद्युत द्विध्रुव को हम थीटा कोण बनाते हुए रख देंगे। यहाँ पर ये थीटा कोण बना रखा है। अब जब इसको थीटा कोण बनाते हुए रख दिया तो चूंकि इसकी जो बीच की दूरी है वो l है, और उसके बाद में यहाँ पर ये आवेश -q है और यहाँ पर आवेश +q। तो चूंकि यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र E है तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस +q पर एक बल लगेगा। अर्थात विद्युत क्षेत्र कब होता है, जब कोई एक आवेश हो और उसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है, उसी को हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो E विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये किसी आवेश के कारण तो होगा। अब यहाँ पर जब किसी आवेश के कारण यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र है तो इस विद्युत क्षेत्र में जब इस +q पर हम बात करेंगे तो इस पर एक बल लगेगा, और ये जो बल लगेगा ये कुछ इस साइड में लगेगा। ठीक इसी प्रकार से इसके विपरीत यहाँ पर ये जो माइनस आवेश है इस पर भी इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस साइड में एक बल लगेगा। अब यहाँ पर इस साइड में ये बल क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर ये -q है, और -q में जो विद्युत बल रेखाएं चलती हैं या विद्युत धारा जो चलती है वो इस रेखा के विपरीत डायरेक्शन में चलती है, अर्थात विद्युत बल रेखाओं के विपरीत डायरेक्शन में चलता है। अर्थात यहाँ पर विद्युत बल इस साइड में लगेगा और एक विद्युत बल इस साइड में लगेगा। अब चूंकि यहाँ पर ये जो Q है और ये Q है इसका परिमाण बराबर है, अर्थात जितना बल इस तरफ लगेगा उतने बल इस तरफ लगेगा।
इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है, इस विद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करेगा और ये जो बलयुग्म होगा यही हमारा प्रत्यानयन बल होगा। और ये बलयुग्म क्या करेगा कि ये जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है इसको इस विद्युत क्षेत्र में संरेख अर्थात सीधा करने की कोशिश करेगा। तो यही है हमारा प्रत्यानयन बल। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्रत्यानयन बल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो प्रत्यानयन बल को टाउ से लिखते हैं और टाउ इक्वल टू होता है एक बल, यानी कि चाहे माइनस के ऊपर लगने वाला बल चाहे प्लस के ऊपर लगने वाला बल, एक बल ले लिया जाएगा अर्थात यहाँ पर हमने एफ ले लिया इनटू बलों की क्रिया रेखा की लंबाई। अब बलों की क्रिया रेखा की लंबाई मतलब क्या हुआ, माइनस क्यू प्लस क्यू, इसकी क्रिया रेखा की लंबाई ये वाली। अब इसकी लंबाई की अगर बात करें तो ये नहीं दिया गया है, इसकी लंबाई को अगर हमको निकालना हो तो चूंकि कोण थीटा यहाँ पर दिया गया है और कर्ण दिया गया है 2l, तो कुल मिलाकर हमको पता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब के स्थान पर हमारा क्या है BC, अर्थात इस चीज को निकालना है तो यहाँ पर हमने BC लिख दिया। और उसके बाद में जो कर्ण है, कर्ण का मान क्या है हमारा 2l, तो नीचे हमने 2l लिख दिया। तो साइन थीटा बराबर BC अपान 2l हो गया। अब यहाँ से हमको केवल BC अर्थात ये जो क्रिया रेखा है इसकी लंबाई निकालनी है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आकर गुणा कर जाएगा अर्थात 2l साइन थीटा हो जाएगा। अर्थात BC बराबर 2l साइन थीटा हो जाएगा, अर्थात ये जो दूरी है ये 2l साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2l साइन थीटा लिख दिया, अर्थात क्रिया रेखा की जो लंबाई है वो है 2l साइन थीटा। तो 2l साइन थीटा हमने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमको पता है कि F इजिकल टू होता है QE, क्योंकि हमारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है वो क्या होता है, E इजिकल टू होता है F अपान Q नॉट। ये हमने आप सभी को इसी वीडियो में पहले बता रखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। तो F का मान जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा QE। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इस F के स्थान पर QE लिख दिया। अब ये जो QE है तो यहाँ पर आप लिखेंगे Q2l अर्थात 2lq। तो कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर देखें तो टाउ बराबर 2ql अर्थात 2ql हमने एक साइड में लिख लिया और E को बाद में लिखकर साइन थीटा लगा दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 2ql अर्थात ये 2ql क्या है, हमको पता है P इजिकल टू होता है 2ql। P क्या है, विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण, और P इक्वल टू होता है 2ql। तो 2ql के स्थान पर हम क्या लिख देंगे P, बाकी E साइन थीटा हमारा रह जाएगा अर्थात टाउ इक्वल टू हो जाएगा PE साइन थीटा। अब यहाँ पर थीटा का मान अगर 0 हो जाएगा तो साइन थीटा का मान जो साइन 0 अंश का मान हमारा 0 हो जाएगा अर्थात टाउ का मान 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अगर कोई एक समान विद्युत क्षेत्र रखा है उसमें एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए थीटा कोण बनाते हुए, तो यहाँ पर जो मान मिलेगा वो उनको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो ये रहा हमारा आज का पहला अध्याय फिजिक्स का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता है। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद।